अ वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। ऑडियो एंड वीडियो एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। मेरे को आप बता देना, क्लियर है ना सब कुछ? ओके, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। गुड मॉर्निंग अनु, गुड मॉर्निंग विक्रांत, रुचि, अमित, ठीक है, वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन ये होने वाला है और एमसीक्यू सीरीज है, ठीक है। चलिए ओके ओके, थैंक्स अनु। So first question is on your screen. Read this question. What type of play is murder in the cathedral? बताइए, कैथेड्रल ये किस टाइप का प्ले है और किसका है ये भी आप बता देना। क्या ये स्टेज प्ले है, रिटन फॉर कैंटरबरी, रोमांटिक ट्रेजेडी है या लिटरेरी प्ले है या रेवेंज प्ले है? हाय प्रगति, प्रणाम, ठीक है। ओके ओके, थैंक यू एवरीवन। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं बिना देरी किए। ओके, बताइए किस तरह का प्ले है ये? द मर्डर इन कैथेड्रल। ओके, और किसका प्ले है ये भी लिख देना। यस, तो ये किस तरह का प्ले है? स्टेज प्ले है, ठीक है, जो कैंटरबरी के लिए लिखा गया था और टी.एस. इलियट का ये प्ले है। ध्यान रखना इसको, टी.एस. इलियट। ये इसमें क्या डिस्क्राइब करते हैं इलियट? ये एसेसिनेशन को डिस्क्राइब कर रहे हैं। किसके एसेसिनेशन को? आर्क बिशप थॉमस बेकेट के। ये नाम आपको ध्यान रखना होगा। आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है कि किस वर्क में थॉमस बेकेट का एसेसिनेशन आपको शो हुआ है। तो ये आपका हो जाएगा टी.एस. इलियट का मर्डर इन द कैथेड्रल। ओके, ये एक वर्ड्स प्ले है और सबसे पहले 1935 में इसको प्ले परफॉर्म किया गया था। देखो, आपसे ये इस तरह के क्वेश्चन बनेंगे कि ये किस तरह का प्ले है, स्टेज प्ले है या वर्ड्स प्ले है। ओके, या तो इस तरह से देखने को मिलेगा या फिर ये पूछा जा सकता है कि जो आर्क बिशप थॉमस बेकेट थे कौन सा प्ले उन्हें रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, तो ये हो जाता है थॉमस इलियट का मर्डर इन द कैथेड्रल। क्लियर? 2 पार्ट्स में लिखा है ये उन्होंने ओनली, और एक कॉरस सिंगिंग से इसको स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग पंकज, ठीक है, एक कॉरस सिंगिंग से वो इसे स्टार्ट करते हैं। क्लियर है? फिजिकल सेफ्टी वगैरह इसमें दिखाई गई है, ओके, जिसमें थॉमस बेकेट को टेम्प्ट किया जाता है। फिजिकल सेफ्टी वगैरह इसमें शो की गई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश इज द मोस्ट केयरफुली वर्क्ड एंड द मोस्ट डीपली फ्लॉड ऑफ ऑल इलियट्स प्लेज, which plays refer to murder in the cathedral, the family reunion, the cocktail party और the confidential clerk। देखो, क्वेश्चन समझो कि ये इलियट का इस तरह का प्ले है जो उनके सभी वर्क में से डीपली फ्लॉड है एंड केयरफुली उन्होंने लिखा है। तो ऐसा उनका कौन सा वर्क माना जाता है? ठीक है, ब्लैंक वर्स में वो ये वर्क लिखते हैं और ये है उनका एक ड्रामा भी है। आपको पता होना चाहिए किस कैटेगरी में कौन सा प्ले है। तो ये एक ड्रामा भी है। कौन कौन से उनके ड्रामा हैं ये आपको पता होना चाहिए। ओके, और ये हो जाता है आपका द फैमिली रीयूनियन। इलियट इसे 2 एक्ट्स में लिखते हैं और इसमें ऑरेस्ट के मिथ को शो किया गया है। ऑरेस्ट के मिथ को शो किया गया है। इसके जो कैरेक्टर्स हैं उनमें आ जाते हैं एमी गैदर, हैरी और अगाथा। किस कैटेगरी में आप इसको रखोगे? 20 का ऑप्शन सही होगा। किस कैटेगरी में रखोगे? ये है एक ड्रामा। जो टी.एस. इलियट के है ड्रामा है उनको आपको पता होना चाहिए। ये इसी तरह का एक और ऑप्शन है इसमें। मींस क्वेश्चन है व्हाट इज इलियट्स द कॉकटेल पार्टी? क्या है ये कॉकटेल पार्टी इलियट का? अ कलेक्शन ऑफ एसेज है, ड्रामा है, कलेक्शन ऑफ पोएम है या क्रिटिकल वर्क है? ठीक है, कलेक्शन ऑफ पोएम्स उन्होंने 1920 में लिखा था जिसमें गैरोनशन है,
ठीक है, इस तरह की जो उनकी पोएम्स है वो आ जाती हैं। अ कॉकनिंग एग, ड्रामा उनके आपको पता होने चाहिए। क्रिटिकल वर्क्स आपको पता, वो उनके जो क्रिटिकल वर्क्स के टाइटल हैं वो अलग ही पहचान में आ जाते हैं, लाइक द यूज ऑफ पोएट्री एंड द यूज ऑफ क्रिटिसिज्म, इस तरह से उन्होंने टाइटल रखे हैं। बायोग्राफी रखी है चार्ल्स विनी ब्लेक, ये याद रखना, ठीक है, किसकी बायोग्राफी उन्होंने लिखी है? चार्ल्स विनी ब्लेक, जो कि एक मेमोयर है। हाँ, वेरी गुड अमित, वेरी वेल डन प्रगति। हाँ, ये ड्रामा, ठीक है, मार्क करना ड्रामा, ये एक ड्रामा है। अदर ड्रामा प्लेस देख लो कौन कौन से हैं? द रॉक, अ पेजेंट प्ले, कॉन्फिडेंशियल क्लर्क, द एल्डर स्टेटमेंट्स, ये सभी ड्रामा में आ जाते हैं। और अभी हमने एक प्ले यहां पर रीड किया था, कौन सा? फैमिली रीयूनियन, ये भी क्या है? एक ड्रामा है। और कॉकटेल पार्टी भी एक ड्रामा प्ले है। एंड द कॉन्फिडेंशियल क्लर्क, ये भी इनका ड्रामा है। ओके, तो ये ड्रामा है इनके टोटल 6, तो इनको आप ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टी.एस. इलियट लाइन स्वीट टेम्स रन सॉफ्टली टिल आई एंड माई सॉन्ग इज गॉटेड फ्रॉम अ पोएम बाय, वेरी इजी लाइन्स, बताइए। ये टी.एस. इलियट की लाइन है, स्वीट टेम्स रन सॉफ्टली टिल आई एंड माई सॉन्ग इज गॉटेड फ्रॉम अ पोएम, किसकी पोएम से है? हाँ, वेरी वेल डन अनु, प्रगति। ओके, शेक्सपियर, जॉन डन, वर्ड्सवर्थ या स्पेंसर? और ये हो जाती है आपकी स्पेंसर की, ठीक है। कहां पर है ये लाइंस, कौन से वर्क में देखने को? वेरी वेल डन अमित, ये है आपकी द वेस्ट लैंड में ये लाइंस हमें देखने को मिलती है। किसकी है ये? स्पेंसर की है। क्या है ये वेस्ट लैंड? हम प्रीवियस जो हमने एमसीक्यू सीरीज की है उसमें हम पढ़ चुके हैं। हाँ, वेरी गुड अमित, वेरी वेल डन, उसमें हम पढ़ चुके हैं। ये इनकी एपिक पोयम है, 434 लाइन में लिखते हैं। जितने भी फैक्ट्स है ना इस वर्क से रिलेटेड, टी.एस. इलियट के मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है, सारे अपने फिंगर टिप पर आप कर लीजिए। ओके, और इसके कैरेक्टर्स वगैरह भी आपको होने चाहिए, क्वेश्चन रखा है मैंने उससे रिलेटेड भी। ओके ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन, टीजीटी एंड पीजीटी एज वेल। एंड द फ्रेज डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी वाज यूज्ड बाय इलियट इन, किस ऐसे में वो इस फ्रेज को यूज करते हैं, डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी? हाँ ठीक है, वेरी वेल डन अनु, प्रगति। और ये तो सभी का आपका करेक्ट होना चाहिए ये क्वेश्चन, डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी। पता नहीं कितनी बार हमने अपनी क्लास में इसको डिस्कस किया है, ठीक है। और ये हो जाता है आपका द मेटाफिजिकल पोएट्स, इसमें है ना, वेरी इजी क्वेश्चन ये। हाँ, वेरी वेल डन अमित। हाँ, 1921 ये मेटाफिजिकल पोएट्स में वो इस तरह की फ्रेज रखते हैं। और कौन सी फ्रेज देते हैं? यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी। ये दोनों कॉन्ट्रास्टिकल फ्रेज मानी जाती है, कॉन्ट्रास्ट में ये फ्रेज है। देखो समझते हैं, यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी यानी कि एक जगह सेंसिबिलिटी का होना। सेंसिबिलिटी मीन्स यहाँ पर उनके थॉट्स का और उनकी जो इमोशन है उनको एक जगह यूज करना अपनी पोयम में, तो ये होता है यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी। लेट्स हैव अ लुक। इलियट इस टर्म को मेटाफिजिकल पोएट्स को डिस्क्राइब करने के लिए यूज करते हैं, जैसे जॉन डन, और वो मानते थे कि जो इंटेलेक्चुअल थॉट है एंड इमोशनल फीलिंग है उनको एक जगह ब्लेंड करके उन्होंने शो किया है। इलियट ने इस यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी को मैकेनिज्म ऑफ सेंसिबिलिटी वेयर पोएट्स कुड डेवर एनी काइंड ऑफ एक्सपीरियंस एंड एक्सप्रेस इट इज इन अ यूनिफाइड वे। यूनिफाइड वे मीन्स एक जगह उनको एकीकृत किया है, एक जगह जोड़कर शो करते थे उनके जो थॉट्स है, उनकी जो इमोशनल फीलिंग है। किसमें? यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी में, अपने ऐसे मेटाफिजिकल पोएट्स में उन्होंने ऐसा शो किया है। ओके, एंड नेक्स्ट टर्म है हमारे पास डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी। ये भी आप अच्छे से जानते हो, डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी का मीन्स होता है कि सेपरेट करना। ओके, तो टी.एस. इलियट मेटाफिजिकल पोएट्स में, देखो आपसे क्वेश्चन कैसे बनेगा, आपसे वहां पर डेफिनेशन दे दी जाएगी और उस डेफिनेशन से आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि ये डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी है या यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी है, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन आएगा।
इजी क्वेश्चन आ गया तो उसमें तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे, लेकिन अगर टफ क्वेश्चन वो देने की कोशिश करेंगे इन टर्म से रिलेटेड तो वो भी आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। डिसोसिएशन का मीन्स होता है कि सेपरेट करके उनको यूज करना, किनको, थॉट्स एंड फीलिंग को, और यूनिफिकेशन यानी कि एक जगह एकीकृत करके थॉट्स एंड फीलिंग, इमोशनल फीलिंग जो है उनका यूज करना। ओके, सो डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी में इलियट आर्ग्यू करते हैं मेटाफिजिकल पोएट्स के लिए कि उन्होंने जो थॉट्स एंड फीलिंग है उनको सेपरेट कर दिया है, अलग कर दिया है, उनको अलग करके यूज करते हैं। और लेटर पोएट्स के बारे में बोलते हैं कि जो 18th सेंचुरी के पोएट्स थे और जो लेटर पोएट्स थे दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। जो लेटर पोएट्स थे, 18th सेंचुरी के जो पोएट्स थे वो इंटेलेक्चुअल थॉट पर ज्यादा फोकस करते थे, स्ट्रॉन्ग इमोशन पर नहीं, जबकि जो रोमांटिक पोएट्स थे वो इमोशन पर फोकस करते थे, वो इंटेलेक्चुअल जो थॉट्स हैं उनके बिना। आप वर्ड्सवर्थ को देख लीजिए, ठीक है, वर्ड्सवर्थ की जितनी भी पोएट्री हैं वो सभी इमोशन से रिलेटेड थी, ठीक है। तो इससे आप याद रख सकते हो, जो टी.एस. इलियट हैं अपने एस्से में यही आर्ग्यू कर रहे हैं, यही वो बता रहे हैं कि जो लेटर पोएट्स थे उनमें इमोशंस देखने को नहीं मिलते हैं। इलियट का मानना था कि ये जो सेपरेशन है इससे पोइट्री की जो पावर थी, है ना, पोइट्री की जो प्रेजेंटेशन थी उसकी डेक्लाइन वहां शुरू हो गई। एज द लैंग्वेज बिकेम मोर रिफाइंड बट द इमोशंस बिकेम मोर क्रूड, ठीक है, इमोशंस तो बिल्कुल वहां पर फिनिश हो गए, लेकिन लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज मोर रिफाइन उभर कर वहां आई। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि लैंग्वेज बिकेम मोर रिफाइंड बट द इमोशंस बिकेम मोर क्रूड, ये इस तरह का कॉन्टेक्स्ट हमें इलियट के किस टर्म में देखने को मिलता है? सो योर आंसर इज डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी, जिसमें जो राइटर वगैरह हैं वो अपने थॉट्स एंड फीलिंग को सेपरेटेड प्रेजेंट करते हैं। इसी तरह से वो लेटर पोएट्स जैसे कि टेनिसन एंड ब्राउनिंग इनको इंक्लूड करते हुए बोलते हैं कि डिड नॉट फील देयर थॉट एज इमीडिएटली एज द ऑर्डर ऑफ अ रोज, कि जिस तरह से हम सब जो रोज की गंध है उसको वो इमीडिएटली हमें पता चल जाती है, ये लेटर पोएट्स अपने थॉट्स को इजीली, मींस उनके जो इमोशंस थे उसमें नहीं ढाल पाते थे। तो इस तरह की बातें वो डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी में बोलते हैं। क्लियर? अभी अगर आप शॉर्ट्स नहीं फॉलो कर रहे हैं तो एक बार शॉर्ट्स फॉलो कर लीजिए, ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने शॉर्ट्स में इंक्लूड किया है, उससे क्या है कि रिवीजन होता रहता है, ठीक है। तो ये जो इनकी डेफिनेशन है ये इंपॉर्टेंट है, इन्होंने डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी में दी थी, फील्स देयर थॉट एज इमीडिएटली एज द ऑर्डर ऑफ अ रोज, यानी कि जैसे गुलाब की गंध को एकदम से पहचाना जा सकता है, वो अपने थॉट्स को इस तरह से नहीं पहचान पाते थे, और इसमें इमोशंस की लैक ऑफ इमोशन उनकी पोएट्री में देखने को मिलता था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिप्रेजेंटेटिव पोएट ऑफ अमेरिका इज, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड इजी एज वेल, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, डिकिंसन, वॉल्ट विटमैन या नन ऑफ दीज? यस, बताइए। रिप्रेजेंटेटिव पोएट आपको अमेरिका के बताने हैं, ठीक है। एंड योर आंसर इज और ये हो जाते हैं आपके, वेरी गुड अमित, ये हैं आपके वॉल्ट विटमैन, अमेरिकाज वर्ल्ड पोएट ये माने जाते हैं, अ लेटर डे सक्सेसर ऑफ होमर, वर्जिल, डांटे एंड शेक्सपियर, यानी कि ये जो रिप्रेजेंटेटिव पोएट वहां पर थे होमर, वर्जिल, डांटे एंड शेक्सपियर के बाद इन्हीं का नाम आता है, किनका? वॉल्ट विटमैन का। इनका टाइम पीरियड आपको अच्छे से पता होना चाहिए, 1819 से 1892 तक इनका टाइम पीरियड माना जाता है, ठीक है। सबसे पहले इन्होंने एक न्यूज़पेपर में काम किया था, लॉन्ग आइलैंड पैट्रियोट, इस चीज को आप ध्यान रखना, ओके। और इनकी जो एपिक पोएम आई थी लीव्स ऑफ ग्रास, जिसको इन्होंने फ्री वर्ड्स में लिखा है, ठीक है, किस पर बेस्ड थी, या उसको द बाइबल ऑफ डेमोक्रेसी भी बोला जाता है, ठीक है, डेमोक्रेसी बेस्ड थी, क्योंकि ये वर्ल्ड पोएट माने जाते थे अमेरिका के। रिटन इन 9 एडिशन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है इस पोएम से रिलेटेड, और अगर आपको भी इसके फैक्ट्स पता हैं तो फटाफट से टाइप कीजिए। ओके राजेश, अमित, हाँ, बर्ड ऑफ डेमोक्रेसी, वेरी गुड, बर्ड यानी कि पोएट, है ना, पोएट ऑफ डेमोक्रेसी भी इनको बोला जाता था। जैसे शेक्सपियर को बार्ड ऑफ हेवन बोला जाता है, इसी तरह से वॉल्ट विटमैन को अमेरिका का रिप्रेजेंटेटिव पोएट एंड बार्ड ऑफ डेमोक्रेसी। और ये इनका फेमस एपिक है, इस पोएम को आप याद रखना, लीव्स ऑफ ग्रास पोएट्री कलेक्शन है वॉल्ट विटमैन का, ओके।
इसको इन्होंने 9 एडिशन में लिखा था, जिसमें डेमोक्रेसी, नेचर, लव एंड फ्रेंडशिप हमें देखने को मिलती है। और जो ट्रेवल वगैरह थे उनसे इंस्पायर थे कि जो राल्फ वॉल्डो एमर्सन थे ना, उनकी एडमायर करते हुए अमेरिकन फ्रंटियर इनको माना जाता है, उनसे इंस्पायर्ड होकर इन्होंने वर्क लिखे थे। विच मैन वॉज पार्ट ऑफ द ट्रांजिशन, ठीक है, ये ट्रांजिशन के भी पार्ट थे। किस किस ट्रांजिशन के, कौन कौन से मूवमेंट थे वो, एक तो था ये ट्रांसेंडेंटलिज्म एंड एक था रियलिज्म, यानी कि इन दो मूवमेंट के बीच में ट्रांजिशंस का ये हिस्सा रहे। एंड हिज वर्क ऑफन फोकस नेचर ऑफ द अमेरिकन एक्सपीरियंस एंड इट्स डेमोक्रेसी। बस ये ध्यान रखना, अमेरिकन जो डेमोक्रेसी थी, इनके वर्क उस डेमोक्रेसी पर फोकस करते हुए लिखे जाते थे, ठीक है। ज्यादातर मोस्ट ऑफ वर्क्स में यही आपको देखने को मिलेगा। हाँ, वेरी वेल डन अमित, हाँ ठीक है, वेरी गुड। और इनको क्या बोला जाता है, फादर ऑफ फ्री वर्ड्स भी इनको बोला जाता है, द बार्ड ऑफ डेमोक्रेसी इनको बोला जाता है, या बाइबल ऑफ डेमोक्रेसी भी। बाइबल ऑफ डेमोक्रेसी इनकी लीव्स ऑफ ग्रास पोयम को बोला जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। और इस लीव्स ऑफ ग्रास में इन्होंने क्या रिप्रेजेंट किया है, एक वर्ड आपको यूज मिलेगा यहाँ पर, मैंने बताया ना, ट्रेवल्स थ्रू द अमेरिकन फ्रंटियर, तो वैगाबॉन्ड, हमने ये प्रीवियस क्लासेस में वोकैब में ये वर्ड किया था, वैगाबॉन्ड। वैगाबॉन्ड क्या होता है, जो मीन्स ट्रेवल करते रहते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं, तो उनके लिए वर्ड यूज किया जाता है वैगाबॉन्ड। तो इस वर्क में लीव्स ऑफ ग्रास में इन्होंने क्या शो किया है, एक पोर्ट्रेट शो किया है, किस चीज का, वैगाबॉन्ड का, यानी कि ट्रेवलिंग उसमें उन्होंने शो की है। हाँ ठीक है, ये ध्यान रखना आप। आई एम द पोएट ऑफ द बॉडी एंड आई एम द पोएट ऑफ द सोल, ये किसने बोला है, फ्रॉस्ट की लाइन्स हैं, एमर्सन की लाइन्स हैं, डिकिंसन की लाइन्स हैं, या वॉल्ट विटमैन की ये लाइन है। आई एम द पोएट ऑफ द बॉडी एंड आई एम द पोएट ऑफ द सोल। और कहां से लाइन है, इंपॉर्टेंट लाइन है, इनको भी आपको पता होना चाहिए, याद होनी चाहिए आपको, फिंगर टिप पर होनी चाहिए ये लाइंस आपके, ठीक है। ये लाइंस हैं किसकी, आंसर आ गया, वेरी गुड, ये है वॉल्ट विटमैन। और ये सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में दिखाई देती है। ये जो लीव्स थी ना इनका वर्क था लीव्स ऑफ ग्रास, ये इसी का ही पार्ट है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ठीक है। हाँ वेरी गुड अमित, वेल डन अनु, वेरी गुड प्रगति, ठीक है, वेरी वेल डन। ये वॉल्ट विटमैन है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ये द लीव्स की लॉन्गेस्ट पोएम है, लीव्स ऑफ ग्रास जो उन्होंने लिखा है उसकी लॉन्गेस्ट पोएम है, ठीक है, ध्यान रखना। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में ये लाइन्स शो होती है। डू आई कॉन्ट्रोडिक्ट माई सेल्फ, वेरी वेल देन, कॉन्ट्रोडिक्ट माई सेल्फ, दीज लाइन आर फ्रॉम, ये तो आप एलिमिनेशन थ्योरी से पता चला सकते हो अगर आपने नहीं भी रीड किया है, ठीक है। अगर थोड़ा सा भी आपने किसी पोएम के बारे में इनकी पढ़ा है तो ये इजीली फाइंड कर लोगे आप कि ये लाइंस कहां से हैं। डू आई कॉन्ट्रोडिक्ट माई सेल्फ, वेरी वेल देन कॉन्ट्रोडिक्ट माई सेल्फ, कहां से लाइन है, ये कहां बोलते हैं, ये अपने आप को शो करते हुए, माई सेल्फ यूज है, आई जैसे वर्ड का यूज इन्होंने, यानी कि इंट्रोडक्टरी जो टर्म है इस पोएम में वो इन्होंने यूज किया है। तो इस तरह की लाइंस इनकी किस पोएम में देखने को मिलती हैं, वर्क सभी किसके हैं, ये वॉल्ट विटमैन के, वेरी वेल डन। ये हो जाता है आपका सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ठीक है, ध्यान रखना। हियर कॉफीन दैट स्लोली पासेस, आई गिव यू माई स्प्रिग ऑफ लिलियक, दीज लाइन्स अपीयर इन, इसमें भी आप एलिमिनेशन थ्योरी इजीली अप्लाई करके पता चला सकते हो, बट जो वर्ड्स हैं उनके मीनिंग आपको इसमें पता होने चाहिए। अगर आपको जैसे कोई कॉर्ड दे दी और उसका आपको थोड़ा सा भी आइडिया है ना, तो आप आंसर ठीक मार्क करोगे, ठीक है। हाँ ठीक है, 174 का बी, हाँ क्लियर, चलो ठीक है। अभी ये बताओ, हियर कॉफिन दैट स्लोली पासेस, आई गिव यू माई स्प्रिग ऑफ लिलियक, ये जो वर्ड है लिलियक, क्या मीन्स है इसका मीन्स है ह्यूमन लव से, और ये जिस पोएम में शो किया गया है उसमें 3 सिंबल उन्होंने शो किए हैं। एंड यू आर वेरी गुड अनु, वेरी वेल डन अमित, अनु ठीक है, सती वृंदा, वेरी वेल डन। हाँ ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, व्हेन लिलैक्स लास्ट इन द डोरयार्ड ब्लूम्ड,
ये पूरी पोयम का नाम है, या फिर आपको द डोरयार्ड ब्लूम्ड भी लिखा मिलेगा। ये एक लॉन्ग एलेजी है और कब लिखी थी इन्होंने, वो डेथ ऑफ अब्राहम लिंकन पर इन्होंने ये एलेजी लिखी थी। इसमें स्पेशली ये कौन थे, अब्राहम लिंकन प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका थे, और स्पेशली 3 सिंबल्स का इसमें इन्होंने यूज किया है, द स्टार, ह्यूमन लव, पॉइंट ऑफ द सोल एंड कैरोल ऑफ डेथ। ठीक है, ये 3 सिंबल आपको इसमें देखने को मिलेंगे। स्टार किसको बोल रहे हैं, वो इसमें स्टार बोल रहे हैं अब्राहम लिंकन को। ह्यूमन लव किसके लिए यूज कर रहे हैं, इस वर्ड के लिए लिलैक, लिलैक ह्यूमन लव बोल रहे हैं। ठीक है, और पोएट ऑफ द सोल एंड कैरोल ऑफ डेथ, ये वर्ड किसके लिए यूज कर रहे हैं, पोएट ऑफ द सोल बोल रहे हैं वो हर्मिट थ्रश को, कैरोल ऑफ डेथ जो उसके लिए सॉन्ग गाया जा रहा है। ठीक है, यानी कि वहां पर जो वॉर चल रहा होता है उसको रिप्रेजेंट करते हुए इन सिंबल्स का वो इसमें यूज करते हैं। ये जो पोयम है सी की ग्लोरी को शो करती है, एक सी की जो समुद्र है उसकी ग्लोरी को शो करते हुए दिखाई दे रही है। और ये जो सिंबल है ये उन्होंने अमेरिका के प्रेसिडेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए शो किए हैं, यानी कि इस पोयम में वो यूज तो इन सिंबल्स का कर रहे हैं, पर ये अटर किसके लिए कर रहे हैं, अटर्स अब्राहम लिंकन के लिए अटर कर रहे हैं इस पोयम को। गुड मॉर्निंग राधी रानी, ठीक है पंकज, ओके क्लियर। चलिए, व्हेन लिलैक्स लास्ट इन द डोरयार्ड ब्लूम्ड इज एन एलेजी ऑन द डेथ ऑफ। अब आप इजीली इसका आंसर कर लोगे, है ना, ठीक है। ये डोरयार्ड ब्लूम्ड एलेजी है किसकी डेथ पर, और ये इजी क्वेश्चन है, ये है अब्राहम लिंकन की डेथ पर। ठीक है, डेथ जिसमें डेथ को शो किया गया है एज अ डार्क मदर एंड स्ट्रॉन्ग डिलीवरेस, उसको बोला गया है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग डिलीवर्स उसको बोला गया है, ये ध्यान रखना आप। अ शिप इमेज इज इन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से रीड करना। अ शिप इमेज इज इन, ओ कैप्टन माई कैप्टन, व्हेन लिलैक्स लास्ट इन द डोरयार्ड ब्लूम्ड एंड क्रॉसिंग ब्रुकलिन फेरी अ पैसेज टू इंडिया। ये हमने अभी डिस्कस किया है, ठीक है, बताइए। किस चीज का आंसर चाहिए, ये मुझे चेक करना पड़ेगा मिथ, ओके। वॉल्ट विटमैन, ओ कैप्टन माई कैप्टन, शिप की इमेज को इन्होंने शो किया है, ओके। इसमें वो शिप की इमेज को शो कर रहे हैं, ध्यान रखना। और कब लिखते हैं ये, अब्राहम लिंकन की डेथ के बाद ही ये इसको लिख रहे हैं। शिप को क्या दिखाया गया है, शिप को रिप्रेजेंट, शिप यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है द यूनाइटेड स्टेट्स को, और कैप्टन यानी कि अब्राहम लिंकन, और वॉइस यानी कि उस शिप के थ्रू जो वॉइस हो रही है वो सिविल वॉर को रिप्रेजेंट करते हुए शो हो रहा है। तो क्वेश्चन किसी भी तरह से बन सकता है, ये इंपॉर्टेंट पोएम है, इसको आप ध्यान रखना। ओ कैप्टन माई कैप्टन 1865 में, वेरी वेल डन। हाँ, सिंबल ऑफ अमेरिका, वेरी गुड प्रेमपाल, ठीक है, हाँ वेरी वेल डन, सभी का ठीक है। ये ओ कैप्टन माई कैप्टन 1865 में ये वर्क देखने को मिला था। स्पेशली एक एलेजी है जो कि उन्होंने अब्राहम लिंकन की डेथ पर ही लिखी थी, ध्यान रखना है इसको, ठीक है। और इसमें शिप को एक इमेज के थ्रू दिखाया गया है, और इसकी लाइंस भी इंपॉर्टेंट है इस पोएम की। ओ कैप्टन माई कैप्टन, इसकी सभी लाइंस आपको पता होनी चाहिए, कहीं से भी लाइंस आ जाएंगी। अवर फियरफुल ट्रिप इज डन, द शिप हैज वेदर्ड एवरी रेक, द प्राइज वी सॉट इज वॉन। ठीक है, यहाँ पर वो कैप्टन को एड्रेस करते हुए कह रहे हैं कि जो हमारी फियरफुल ट्रिप थी वो डन हो चुकी है, अब फिनिश हो चुकी है, और जो हमारे शिप वगैरह थे उन्होंने हर खतरे को पार कर लिया है, और अब हम जीत चुके हैं। इस तरह की लाइन्स वो बोलते हैं। द पॉट इज नियर द बेल्स आई हियर, द पीपल आर ऑल एक्सल्टिंग यानी कि सभी मिलके खुशियां मना रहे हैं, और जो भी आइज वगैरह हैं, ठीक है, वो सभी क्या कर रही हैं, एक अनुसरण कर रही हैं, यानी कि जो खुशी है उसको सेलिब्रेट कर रही हैं। और ये वाली लाइन नोट करना, बट ओ हार्ट 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 all the bleeding drops of red where on the deck my captain lies fallen cold and dead। ठीक है, ये वाली लाइन प्रीवियस ईयर में
किसी एग्जाम में पुट अप की गई थी, तो ध्यान से इनको रीड करना। बट ओ हार्ट 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 और द ब्लीडिंग ड्रॉप्स ऑफ रेड मीन्स खुशियां मना रही हैं, लेकिन जो वो लाल रंग का खून और उनसे निकली हुई बूंदें जो वहां पड़ी हैं, वो मेरे कैप्टन जो वहां गिर गया है उसकी डेथ की वो याद दिला रही है। ठीक है, ओके हाँ, ये है एनसीईआरटी में है ये पोएम। ओ कैप्टन माय कैप्टन राइज अप एंड हियर द बेल्स, राइज अप फॉर यू द फ्लैग इज फ्लंग, फॉर यू द बगल ट्रिल्स, फॉर यू बुके एंड रिबन ब्रेथ्स, फॉर यू द शोर्स ओ क्राउडिंग, फॉर यू दे कॉल द स्वेइंग मास द ईगर फेस टर्निंग। यानी कि जो वो अब्राहम लिंकन है उन्हीं की डेथ को वो यहाँ शो कर रहे हैं, और इन लाइन्स में वो कैप्टन को डियर फादर एड्रेस करते हुए बोल रहे हैं, दिस आर्म बीनीथ योर हेड, इट इज सम ड्रीम दैट ऑन द डेक यू हैव फॉलन कोल्ड एंड डेड। देखो फिर से ये लाइन रिपीट हुई, तो इन लाइंस को मीन्स ओ कैप्टन माय कैप्टन जो पोएम है उसको अच्छे से आप रीड कर लेना। एनसीईआरटी बेस्ड ही होते हैं आपके एग्जाम, ज्यादातर जो आपके 10th 12th में जो एनसीईआरटी में पोएम्स हैं उन्हीं के बीच से आपकी लाइंस, और स्पेशली एक चीज और ध्यान रखना, वोकैब वहीं से पूछते हैं एग्जामिनर। प्रीवियस ईयर में जितने भी वोकैब पूछे, अगर आपने ढंग से रीड किए ना एनसीईआरटी की बुक्स, तो उन्हें देख लेना उठा के, वोकैब वहीं से मिलती है ज्यादा। ठीक है, चलिए, तो ये पोएम है, आप एक बार इसको देख लेना। हाँ, ये वर्ड मुझे बताने थे, ये देखो, ये अंडरलाइन वर्ड जो है, जो हम क्वेश्चन में डिस्कस कर रहे थे कि शिप इज इमेज, किसकी इमेज दिखा रहा है? शिप इज एंकर्ड सेफ एंड साउंड, इट्स वॉइस क्लोज्ड एंड डन। ये जो वॉइस है और ये जो शिप है, किसकी इमेज को शो किया है बताना? शिप यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट को शो कर रहा है कि ये जो शिप है ना, ये एक यूनाइटेड स्टेट्स है, यानी कि एंकर्ड है और जो कि अब सुरक्षित है। इट्स वॉइस, और इसकी जो यात्रा है ना, वॉइस किसको बोला है? सिविल वॉर जो वहां चल रहा था, अब क्लोज हो चुका है एंड डन हो चुका है। गुड आफ्टरनून अगम। ओके, तो ये इसमें बोल रहे हैं वो कि शिप जो यूनाइटेड स्टेट था अब वो सिविल वॉर से सुरक्षित है। फ्रॉम फियरफुल ट्रिप द विक्टर शिप कम्स इन विद ऑब्जेक्ट वॉन, कि वो वापस आ चुके हैं, विक्ट्री शिप्स अब वापस आ चुके हैं और ये जीत चुके हैं। ओके, एक्सल्ट ऑफ शोर्स एंड रिंग ऑफ बेल्स, खुशी मना रहे हैं। हाँ ठीक है, खुशी मना रहे हैं। एक्सल्ट ऑफ शोर्स, कौन? जो शोर्स हैं, किसके शोर्स बोला है? सी के शोर्स, शोर्स यानी कि किनारे, यानी कि जो यूनाइटेड स्टेट्स में रहने वाली जो जनता है वो खुशी मना रही है। एंड रिंग ऑफ बेल्स बट आई विद मोurnful ट्रेड, लेकिन मैं शोक मना रहा हूँ। वॉक द डेक माई कैप्टन लाइज, क्योंकि मेरा जो कैप्टन है वो क्या है? उसकी डेथ हो चुकी है, फॉलन कोल्ड एंड डेड, और वो ठंड से गिरकर मर गया है। किसको बोल रहे हैं? अब्राहम लिंकन को। कौन बोल रहा है? वॉल्ट विटमैन। इसीलिए इन्हें अमेरिका का रिप्रेजेंटेटिव पोएट बोला जाता है। ओके, इनकी जो पोएम्स हैं वो डेमोक्रेसी बेस्ड और इसी तरह की जो पैट्रियोटिक बेस्ड देखने को मिलती हैं। क्लियर? ड्रम टैप्स 1865 इज अ सीरीज ऑफ पोएम फ्रॉम द पेन ऑफ वॉल्ट विटमैन, शेले, फ्रॉस्ट और एमर्सन। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो इंपॉर्टेंट लाइन्स है, मैं उन्हीं पर ज्यादा आपका टाइम लेती हूँ, अदरवाइज सभी क्वेश्चन हम आंसर वाइज करते चलेंगे। ओके, और अगर इनसे लाइन आ जाती है ना इस तरह की पोएम से, तो आप भूलोगे नहीं, क्योंकि एक बार जो हमें एक्सप्लेनेशन हम उसको अच्छे से देख लेते हैं, या फिर आप अपने आप से कर लो, है ना, आप खुद से भी इनकी एक्सप्लेनेशन कर सकते हो, तो फिर वो एग्जाम में कहीं से भी लाइन आ जाए वो हम इजीली आइडेंटिफाई कर ही लेते हैं। ठीक है, ये होंगे आपके वॉल्ट विटमैन। आई एक्सेप्ट रियलिटी एंड डेयर नॉट क्वेश्चन इट, मटीरियलिज्म फर्स्ट एंड लास्ट इम्ब्यूइंग, हु रोट दीज लाइन्स। ठीक है, मटीरियलिज्म की बात कर रहे हैं। ठीक है, मैंने रियलिटी को एक्सेप्ट कर लिया है और मटीरियलिज्म पर मेरी क्वेश्चन करने की कोई हिम्मत नहीं है। फर्स्ट एंड लास्ट इम्ब्यूइंग, यस बताइए, इस तरह की लाइंस आपको कहाँ देखने, किसकी है ये बताइए स्पेशली, और कहाँ देखने को मिलती है? इसलिए समरी पढ़ना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किस पोएम की क्या समरी है, किस तरह से उसको समराइज किया गया है। यस, ये हो जाती है आपकी वॉल्ट विटमैन की, और कहाँ यूज करते हैं ये? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में। और एक चीज और ध्यान रखना, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इसमें आपको आई से इन्होंने इसको रिप्रेजेंट किया है। आई, उसमें क्या बता रहे हैं? आई में जो पोएट है वो खुद को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, आई में खुद को, और जो अमेरिकन्स हैं
और जो वहां की हेरिटेज है, इन सभी चीजों को वो आई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। किस पोयम में? सॉन्ग्स ऑफ माई सेल्फ में। ठीक है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। 28 young men bathed by the shore, 28 young men and also friendly, 28 years of womanly life and also lonesome. Trust, Dickinson, Emerson and Walt Whitman. ओके राधे रानी। ठीक है अमित, रुचि, प्रगति, अनु। ये लाइंस भी किसकी हैं? वॉल्ट विटमैन की, और सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से है। ये एक इंट्रोडक्टरी पोएम भी मानी जाती है, आई से इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये भी लिखा मिल सकता है ये एक डेमोक्रेटिक पोएम भी है। देखिए पूछ लेंगे इनमें से कौन सी डेमोक्रेटिक पोएम है, तो आपको आइडेंटिफाई करना है। ओके, द फीमेल इक्वली विद द मेल सिंग, दिस लाइन इज फ्रॉम वन ऑफ विटमैन्स पोएम, विच वन? वन सेल्फ आई सिंग द गिफ्ट आउटराइट, कैप्टन माई कैप्टन, आई हियर इट वॉज चार्ज्ड अगेंस्ट मी। बताइए ये लाइन आपको कहां देखने को मिलती है? द फीमेल इक्वली विद द मेल सिंग। आंसर किया किसी ने? 181 का। बताइए। शॉर्ट लिरिक पोयम है, लीव्स ऑफ ग्रास में ही ये देखने को मिलती है। ठीक है, और इसमें मेल एंड फीमेल दोनों की सॉल को इक्वल बताया गया है। वेरी वेल डन अमित। वंस सेल्फ आई सिंग की ये लाइंस है, शॉर्ट लिरिक है लीव्स ऑफ ग्रास का। इक्वली उन्होंने बताया है सॉल एंड बॉडी को, कि जो भी पार्ट्स हैं बॉडी के वो इक्वली होते हैं। ठीक है, इक्वली उनका सिग्निफिकेंट होता है, इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं। He utters the word en masse, यानी कि डेमोक्रेटिक। इसमें डेमोक्रेटिक यानी कि वर्ड एन में से वो अटर करते हैं इस पोयम में, जिसका मीन्स है डेमोक्रेटिक। ठीक है, वो बताते हैं कि वुमेन कोई मैन के ऑब्जेक्ट वाली चीज नहीं है। ठीक है, वो लस्ट के लिए नहीं है, और वो उतनी ही इंपॉर्टेंट है जैसे हमारी बॉडी का पार्ट इंपॉर्टेंट होता है। ओके अनवी, वेलकम अनवी, वेरी गुड आफ्टरनून अनवी। ठीक है, हैप्पी, हाउ आर यू अनवी? ओके, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एडम एंड ईव अपीयर देन देयर मायरिड प्रोगेनी, आफ्टर देम वंडरिंग, yearning, curious, with restless exploration, these lines appear in Whitman's Prayer of Columbus, Whitman's Passage to India, Whitman's Captain My Captain, या none of these? Identify the lines. Adam and Eve appear, और Adam and Eve आप अच्छे से जानते हो। Then their married progeny after them, बताइए ये लाइन कहां से है? 9 सेक्शंस में ये लाइन लिखी है इन्होंने। ठीक है, कुछ और फैक्ट्स भी इससे रिलेटेड अगर आप जानते हो तो उनको लिख देना आप यहाँ पे। हाँ, वेरी वेल डन, ये सभी का ठीक है। विचमैन की पैसेज टू इंडिया से ये लाइन है, वेरी गुड। स्वेज कैनल को इसमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, स्वेज कैनल को, और जो सिग्निफिकेंट इवेंट्स हैं उससे रिलेटेड उसमें इसमें पोएट उनको शो कर रहे हैं। पैसेज ऑफ सॉल टू इंडिया एक्लेरिसाइज द मिथ्स एशियाटिक द प्रिमिटिव फेबल्स, नॉट यू अलोन प्राउड ट्रूथ ऑफ द वर्ल्ड, नॉर यू अलोन ये फैक्ट ऑफ मॉडर्न साइंस, बट मिथ्स एंड फेबल्स ऑफ एल्ड एशियाज अफ्रीकाज फेबल्स। ठीक है, लेकिन जो मिथ हैं, जो फेबल्स हैं, वो फेबल्स हैं किसकी? एशिया अफ्रीका फेबल्स। तो अगर इस तरह की लाइंस आपसे एग्जाम में पूछी जाती हैं तो वो कहां से है? पैसेज टू इंडिया, किसकी? वॉल्ट विटमैन की, जिसमें वो स्वेज कैनल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पोयम को सेलिब्रेट करते हुए स्वेज कैनल का वो वहां जिक्र कर रहे हैं और उसे कनेक्ट करते हैं ईस्ट एंड वेस्ट से, और एज अ सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिसमें वो फिजिकल एंड स्पिरिचुअल दोनों तरह की थीम को रखते हुए पोयम को शो करते हैं। और मल्टीपल सेक्शंस में ये पोयम डिवाइड है। चलो ये वाली लाइन बताओ। हाँ ठीक है,
ध्यान रखना, स्वेज कैनल का जहां ध्यान नाम आए, पैसेज टू इंडिया बाय वॉल्ट विटमैन। ओ ब्रेव सोल ऑफ फादर फादर सेल, ओ डेयरिंग जॉय बट सेफ, ये कहां से लाइंस हैं बताइए? प्रेयर ऑफ कोलंबस, पैसेज टू इंडिया, या कैप्टन माई कैप्टन? ये सभी विटमैन के ही वर्क हैं और इससे आपका रिवीजन हो जाता है सभी वर्क्स का। ओके, बताइए ये लाइन कहां से है? ओ ब्रेव सोल ऑफ फादर फादर सेल, ठीक है, यानी कि आगे आगे और क्या करो, सेल करते जाओ। ये है आपकी पैसेज टू इंडिया से, ठीक है, ध्यान रखना पैसेज टू इंडिया से ये लाइन है वॉल्ट विटमैन की। इसी में ही वो सोल को ब्रेव बता रहे हैं, यानी कि सोल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सोल को विश करते हुए बोल रहे हैं फार्दर देन इंडिया, ठीक है। व्हाट ही वांट्स इज टू अचीव द मिस्टिक यूनियन विद द डिवाइन। और इसमें जो ये पैसेज है, ये सिंबल किसका है? फिजिकल एक्सप्लोरेशन का, जो कि जो उन्होंने पास्ट में जो एक्सप्लोर किया है और जो प्रेजेंट में वो एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। एक्सप्लोर यानी कि वो सेल कर रहे हैं, है ना, और सेलिंग करते हुए वो क्या बोल रहे हैं? फार्दर फार्दर सेल। ये लाइंस हैं आपकी पैसेज टू इंडिया से। क्लियर? हाँ, ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। वॉल्ट विटमैन मेक अ रेफरेंस ऑफ स्वेज कैनल एंड वायर लाइन अक्रॉस द एटलांटिक इन। इजी हो जाएगा आपके लिए क्वेश्चन, इस तरह से क्वेश्चन बनेगा तो आप इजीली आंसर कर पाओगे, ठीक है। फिजिकल यूनिटी को इसमें शो कर रही है, ठीक है, और फिजिकल यूनिटी को शो करने के लिए उन्होंने एक वर्ड यूज किया है अपनी पोएम में, वननेस ऑफ ऑल। इसको आप ध्यान रखना, और ये हो जाती है आपकी पैसेज टू इंडिया। हाँ, वेरी वेल डन। ओके अगम, ठीक है, ठीक है, हाँ कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करते रहो, फिर रोंग होने बंद हो जाएंगे। समझ समझ के प्रैक्टिस करो, अगर ऐसे ही एमसीक्यू मार्क करोगे ना तो रोंग होंगे आपके क्वेश्चन। वन ऑफ विटमैन्स पोएम अबाउंड्स इन स्पिरिचुअल टचेस एंड ट्रांसेंडेंटलिज्म। इट इज, क्या है ये? नेटिव मूवमेंट्स है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में ये यूज किया है इन्होंने, क्रॉसिंग ब्रुकलिन फेरी में, या अ पैसेज टू इंडिया में। ये तो अभी डिस्कस किया था हमने, और ये रोंग नहीं होना चाहिए आपका क्वेश्चन। इस मूवमेंट को उन्होंने अपनी किस पोएम में स्पेशली दिखाया है? ये दिखाया है इन्होंने अ पैसेज टू इंडिया में, ठीक है। स्पिरिचुअल टचेस, इस मूवमेंट को इन्होंने इसमें शो किया है। वेरी वेल डन। हु हैड बीन एडिटर ऑफ ब्रुकलिन ईगल? इसके एडिटर कौन है ब्रुकलिन ईगल के? क्योंकि अब यहाँ पे हम इन्हीं को पढ़ रहे हैं तो ये आपके लिए इजी हो जाएगा, पर एग्जाम में अगर आ गया तो इसको कैसे आइडेंटिफाई करोगे, तो ये लर्न रखना आप, ठीक है। कौन थे एडिटर? हाँ, ये हो जाएंगे आपके वॉल्ट विटमैन। ब्रुकलिन ईगल के एडिटर ये माने जाते हैं। इन 1883 द फर्स्ट बायोग्राफी एंटाइटल्ड वॉल्ट विटमैन अपीयर्ड। तो ये जो फर्स्ट बायोग्राफी थी वॉल्ट विटमैन की, ये किसने लिखी थी? रिचर्ड एम बुक, एमरसन, ओलिवर एल्टन, या नन ऑफ दीज? वॉल्ट विटमैन पर 1883 में जो बायोग्राफी लिखी गई थी फर्स्ट, किसके द्वारा लिखी गई थी? इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो इसलिए आपको ये क्वेश्चन आना ही चाहिए। ये हो जाते हैं आपके रिचर्ड एम बुके, रिचर्ड एम बुके, ठीक है। वॉल्ट विटमैन की सबसे पहले बायोग्राफी लिखने का श्रेय इनको जाता है। हेमिंगवेज फर्स्ट राइटिंग एक्सपीरियंस वाज राइटिंग फॉर। फर्स्ट राइटिंग एक्सपीरियंस उनका बताना है हेमिंगवे का, अर्नेस्ट हेमिंगवे।
और लिटरेचर के लिए नोबेल अवार्ड भी इनको दिया गया था। कब दिया गया था, ये भी आप फैक्ट ध्यान रखना। हाँ ठीक है, ओके अमित, ठीक है। लिटरेचर के लिए अवार्ड कब दिया गया था, टाइप करना डेट, 1954 में। ये पूछा जा सकता है आपसे, ओके। और ये हो जाता है आपका यहां पर ट्रेपेज एंड टेब्यूला। वेरी गुड अमित, वेरी वेल डन। ये है आपका ट्रेपेज एंड टेब्यूला, हेमिंगवे का फर्स्ट राइटिंग एक्सपीरियंस ये माना जाता है। टेब्यूला यानी कि ये स्कूल न्यूज़पेपर था, ईयर बुक, ठीक है, जिसको इन्होंने लिखा था ऑफ ओक पार्क एंड रिवर फॉरेस्ट हाई स्कूल, जिसमें जो अर्नेस्ट हेमिंगवे इन्होंने ये स्कूल अटेंड किया था, और दोनों पब्लिकेशन को एडिट करने का श्रेय इन्हीं को जाता है। कौन से दोनों पब्लिकेशन, ट्रेपेज एंड टेब्यूला को, ओके। मोस्ट ब्लेमलेस इज ही, सेंटर्ड इन द स्फीयर ऑफ कॉमन ड्यूटीज, व्हेन आई एम गॉन ही वर्क हिज वर्क आई माइन, दीज लाइन आर अटर्ड बाय यूलिसिस अबाउट। बताओ, क्वेश्चन इस तरह के भी पूछे जाएंगे आपसे, ओके, ध्यान रखना। और यूलिसिस तो आपने पढ़ा ही होगा, ठीक है। His daughter Tamina, his father Telemachus या his relative Telemachus या his son Telemachus, कौन अटर्ड करता है, दिया आंसर, हाँ वेरी गुड, his son Telemachus, सन था ना ये, Telemachus, यही इन वर्ड्स को अटर्ड करता है। मोस्ट ब्लेमलेस इज ही, सेंटर्ड इन द स्फीयर ऑफ कॉमन ड्यूटीज, ध्यान रखना। हु इज द सन ऑफ यूलिसिस, यूलिसिस के सन का नाम बताओ। ठीक है, यूलिसिस के सन का नाम, यस, ठीक से टाइप करना। ठीक है, हाँ, इथाका, किंग ऑफ इथाका, एक प्रीवियस क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं। और मैकस, ओके, MACHUS, मैकस, ठीक है, मैकस भी बोला जाता था, या आप उसको टेलीमैकस भी बोलोगे, दोनों नाम आपको लिखे दिख सकते हैं, ठीक है। टेली ही मत ढूंढना, टेलीपैथस, टेलीमोस, इनमें से राइट मत कर देना, या तो आपको मैकस लिखा मिलेगा या टेलीमैकस लिखा मिलेगा। टेनिसन यूलिसिस इज अ ड्रामेटिक मोनोलॉग इन, ये इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में कंफ्यूज करते हैं, क्योंकि बहुत सारे वर्क हो जाते हैं और उनके जॉनरा को याद रखना या वो किस में लिखे हैं ये याद रखना थोड़ा टिपिकल होता है। सो दैट्स व्हाई प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। टेनिसन्स यूलिसिस एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है जो कि लिखा गया है ब्लैंक वर्ड्स में, स्पेंसरियन स्ट्रेंजा में, या बाकी तो होंगे। ये हो जाता है आपका स्पेंसरियन स्ट्रेंजा, और इसमें तो ब्लैंक वर्ड्स भी ठीक होगा। एक सेकेंड, लेट मी चेक ना, इसमें दोनों ऑप्शन हो सकते हैं। ब्लैंक वर्ड्स में तो लिखा गया है ना, ये यूलिसिस ब्लैंक वर्ड्स में लिखा गया है, इसको मेरे को चेक करना पड़ेगा, ठीक है। स्पेंसरियन स्ट्रेंजर ये कंफर्म करना पड़ेगा, इसको कंफर्म करके बताती हूँ, बाकी इसका आंसर आप रखो ब्लैंक वर्ड्स, ओके। इसका आंसर यहां पर हम चूज करेंगे ब्लैंक वर्ड्स, क्योंकि यूलिसिस एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है जो कि ब्लैंक वर्ड्स में लिखा गया है। सी नहीं, ये ऑप्शन देखो यहाँ पे ध्यान से, उल्टे सीधे हो रखे हैं, ठीक है, ये कॉमन सेंस का यूज करो यहाँ पे थोड़ा। चलो, यूलिसिस इज अ पोएम ऑफ एक्शन व्हाइल लॉटस ईटर्स इज, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसको बताओ।
यूलिसिस एक्शन की पोयम है, जबकि लॉटस ईटर्स पोयम है। और ये भी बता दो किसकी पोयम्स है ये? हाँ, ब्लैंक वर्स में है। हाँ, थोड़ा सा वो टाइपो हो जाता है ना कभी कभी जल्दबाजी में। हाँ जी, पोयम भी बताइए और किस तरह की है। लॉटस ईटर्स इन एक्शन की पोयम है, ठीक है। और किसकी पोयम्स हैं ये? टेनिसन की पोयम्स हैं। और किस पर बेस्ड है? एक बार टाइप करना दोनों, यूलिसिस और लॉटस ईटर्स। लॉटस ईटर्स हमने फर्स्ट टाइम डिस्कस किया है, मैं बता देती हूँ, होमर्स के एपिक ऑडिसी पर बेस्ड है। और यूलिसिस तो हमने प्रीवियस क्लासेस में भी डिस्कस किया है। लिखना जरा। लॉटस ईटर्स को आप और क्या बोलोगे? लिरिकल मोनोलॉग इन एक्शन इसमें देखने को मिलता है, ठीक है। वेरी गुड, वेरी गुड हिना। होमर्स एपिक ऑडिसी से रिलेटेड है क्या? लॉटस ईटर्स एक लिरिकल मोनोलॉग है जिसमें आपको सीनिक, डिस्क्रिप्शन और पिक्टोरियल क्वालिटी देखने को मिलती है। देखो क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि इन विच पोयम ऑफ टेनिसन शोज सीनिक डिस्क्रिप्शन, पिक्टोरियल क्वालिटी एंड म्यूजिकल क्वालिटी, तो आपका आंसर होगा लॉटस ईटर्स, ठीक है। और यूलिसिस की जो फीचर्स हैं वो आपको डिफरेंट देखने को मिलेंगे। एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है जो कि ब्लैंक वर्ड्स में लिखा है। और किस पर बेस्ड है? मैंने ये पूछा है, दिया किसी ने आंसर? ये दांते के इनफर्नो पर बेस्ड है, दांतेज इनफर्नो पर बेस्ड है, ध्यान रखना, ठीक है। चलो, व्हाट इज द नेम ऑफ डाई स्वॉर्ड गिवन बाय द किंग टू सर बेडिवरे टू थ्रू इनटू द लेक? वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है, बट बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छी स्टोरी है अगर आपने पढ़ी है तो। उस स्वॉर्ड का नाम बताना है बाय द किंग, जो किंग को दी जाती है सर बेडिवरे को देने के लिए, लेक में फेंकने के लिए। कौन सा वर्क है मेरे को रिमाइंड करा दो, ठीक है। हाँ, वेरी गुड अमित, ये है आपका एक्सकैलिबर, एक्सकैलिबर, ओके, EXCALIBER। ये किंग आर्थर जो है, ये सर बेडिवरे को वो जो उनकी स्वॉर्ड है एक्सकैलिबर, उसको लेक में फेंकने के लिए देते हैं। वर्क नेम लिख दीजिए जरा, टाइप कीजिए किसका है, ओके। एक्सकैलिबर एक लेजेंडरी मैजिक स्वॉर्ड है, आर्थरियन लीजेंड से रिलेटेड है। आर्थर, ये बेडिवर इसमें एक अकेला ऐसा है जो बच जाता है, बाकी सबकी डेथ हो चुकी है, ठीक है। इट इज कॉट बाय अ मिस्टीरियस हैंड बिफोर डिसअपेयरिंग बैक इनटू द वाटर। इस वर्ड से रिलेटेड ये फैक्ट है, इसको ध्यान रखना। ये लाइंस में पूछा जाएगा आपसे कि ये कहाँ से लाइन है, तो ये इनकी फेमस वर्ड होती है, एक मैजिकल वर्ड होती है जिससे आर्थर बोलते हैं कि आप इसको लेक में फेंक के आना। तो ये इसको 3 टाइम्स भेजते हैं वहां पे, लेकिन 2 बार तो ये ऐसे ही झूठी आके बोल देता है कि मैंने अपना काम कर दिया, लेकिन जब आर्थर पूछते हैं कि तुमने कैसे फेंका उसको लेक में, तो ये आंसर ठीक से नहीं कर पाता। तो किंग आर्थर समझ जाते हैं कि हाँ, ये झूठ बोल रहा है, जो बेडिवर है ये झूठ बोल रहा है, इसने वो लेक में नहीं फेंकी है। तो फिर वो इसका झूठ पकड़ लेते हैं और इसको बार बार वो भेजते हैं और इसको अनफेथफुल भी बोलते हैं। तो इस तरह की कुछ स्टोरी है। और बता दो कौन सा वर्क है। वेरी गुड अमित, पासिंग ऑफ आर्थर, ठीक है। All the knights of the round table are killed in the battle with Mordred and Lyonesse except Sir Bedivere, Sir Mansfield, Lancelot या none of these। जितने भी knights हैं of the round table are killed, मारे जाते हैं बैटल में with Mordred and Lyonesse except, किसके बजाय, ठीक है। इसमें जो है सारे knights मर जाते हैं, सिर्फ एक बचता है, उसका नाम आपको बताना है। नेम बताओ। वेरी गुड, ये है आपके सर बेडिवर, ओके। ये लाइन आपको देखने को मिलेंगी। देन स्पेक किंग आर्थर टू सर बेडिवर, हैस्ट दाउ परफॉर्म्ड माय मिशन व्हिच आई गिव। ये लाइंस पूछी जा सकती हैं आपसे। हैस्ट दाउ परफॉर्म्ड माय मिशन व्हिच आई गिव, क्या तुमने वो ठीक से किया मिशन जो मैंने दिया था। तो व्हाट इज दाउ हैस्ट सीन और व्हाट हैस्ट हियर्ड, तुमने वहां क्या देखा और तुमने वहां क्या सुना।
किंग आर्थर सर बेडेवरे से पूछ रहे हैं जब वो उनको उस लेक में वो स्वॉर्ड फेंकने को बोलते हैं। तो जब वो वापस आता है तो उससे पूछते हैं, एंड आंसर मेड द बोल्ड सर बेडेवर। आंसर क्या करते हैं वो, आई हर्ड द रिपल वॉशिंग इन द रीड्स, कि मैं वहां पे जो बहता हुआ पानी था उसकी आवाज सुनता हूँ। बॉइल्ड वाटर था, लैपिंग ऑन द क्रैग, इस तरह की बातें वो बोल देते हैं, जो कि बिल्कुल आर्थर को तो कुछ और आंसर चाहिए था, है ना, क्योंकि उन्हें पता था कि जब वो लेक में उनकी स्वॉर्ड फेंकेगा तो क्या होगा। तो वो पहचान जाते हैं कि इसने उस लेक में स्वॉर्ड को क्यों फेंका नहीं है। तो क्यों नहीं फेंकता है ये, क्योंकि वो बहुत ज्यादा बहुत ही कीमती होती है, ठीक है, उस पर बहुत ही हीरे जवाहरात टाइप लगे होते हैं। तो ये सोचता है कि किंग मुझे ऐसा करने के लिए क्यों कह रहे हैं, ठीक है। टू होम रिप्लाइड किंग आर्थर फेंट एंड पेल, उसका रिप्लाई सुनकर किंग आर्थर फेंट और पेल हो जाते हैं। और Thou hast betrayed thy nature and thy name, तुम नाम से अपनी नेचर से धोखेबाज हो, तुमने मुझे धोखा दिया है। तो इस तरह की लाइंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। नॉट रेंडरिंग ट्रू आंसर एज बी सीम्ड, जैसा मैं चाहता था ऐसा कोई आंसर तुमने नहीं दिया। दाई फीयल्टी नॉट लाइक अ नोबल नाइट, तुम नोबल नाइट नहीं हो, फेथफुल नहीं हो। फॉर श्योरर साइन हैड फॉलोड ईदर हैंड और वॉइस और एल्स अ मोशन ऑफ द मर, दिस इज अ शेमफुल थिंग फॉर मैन टू लाई, और ये एक शेमफुल थिंग है एक आदमी के झूठ बोलने की। तो अगर एग्जाम में इस तरह की लाइंस आ गई तो आपको भूलना नहीं है, ठीक है, आइडेंटिफाई कर लेना। ये किंग आर्थर अपने उस नाइट को कह रहे हैं सर बेडेवरे, जो कि बच गया है। 3 queens with crowns of gold, and from them rose a cry that shivered to the tingling stars, and as it were one voice and agony of lamentation. The Lady of Shalott, Idylls of the King, Crossing the Bar या Morte d'Arthur। बताइए कहां से लाइन है। टफ लग रहे हैं क्वेश्चंस? अगर क्वेश्चंस टफ लग रहे हैं तो मीन्स आपने अच्छे से रीड नहीं किया है, ठीक है। क्वेश्चंस अगर टफ लग रहे हैं तो मैं इजी रख लूंगी, लेकिन इसी तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, कैरेक्टर्स पूछे जाएंगे, इवेंट्स पूछे जाएंगे, और इंपॉर्टेंट ही रखे हैं, ठीक है, कुछ भी इधर उधर से नहीं रखा है, ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। और इसका आंसर हो जाता है आपका मोर्टे d'Arthur, ठीक है, इसी में ही इन्होंने बोला है। डी इसका आंसर होगा, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। पासिंग ऑफ आर्थर भी आप इसको बोल सकते हो। ओ फेल फॉर द सेलर लेड दैट ही सिंग्स इन हिज बोट ऑन द बे, लाइन्स फ्रॉम, ये लाइन बताओ कहां से। ओ वेल फॉर द सेलर लेड दैट ही सिंग्स इन हिज बोट ऑन द बे, ये लाइन्स हैं आपके टेनिसन की लिरिक है, ब्रेक ब्रेक ब्रेक, वहां से है, ठीक है। ये भी आपके एनसीईआरटी में पोयम है टेनिसन की। इस पोयम को भी आप पूरी पोयम को प्रॉपर रीड कर लेना, लाइन पूछी जाती हैं, ठीक है, एवरी ईयर लाइंस पूछी जाती हैं, ब्रेक ब्रेक ब्रेक, ऐसे एक वो बना लो, अपना फ्लो बना लो कि आज मुझे ये पोयम कंप्लीट करनी है, जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ वो, ठीक है। द ब्रेकिंग ऑफ द वेव्स ऑफ द सी अगेंस्ट द स्टोन इज द ब्रेकिंग ऑफ द पोएट्स हार्ट। तो ब्रेक 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 से ये लाइन है और टेनिसन की है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लाइन मैंने इंक्लूड की है। ब्रेक 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 ऑन द कोल्ड ग्रे स्टोन ओ सी, एंड आई वुड दैट माई टंग कुड अटर द थॉट्स दैट अराइज इन मी। Oh well for the fisherman's boy, he shouts with his sister at play. Oh well for the sailor lad that he sings his boat on the bay. ये लाइन्स आपकी ब्रेक 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 बाय टेनिसन की हैं, ओके। चलो नेक्स्ट। When and from where did Iliad's ancestor migrate to America? क्वेश्चन बताइए कि जो इलियड के एंसेस्टर्स थे वो कब और कहां माइग्रेट हो गए थे। 1668 फ्रॉम ईस्ट कॉकर इन सोमरशायर, या 1669 में, या 1670 में। क्वेश्चन का आंसर दीजिए। टीएस इलियड से है और ये हो जाता है आपका 1668 में ईस्ट कॉकर इन सोमरशायर इंग्लैंड में जो इलियड के एंसेस्टर्स थे वो माइग्रेट होकर आ गए थे, ओके। इन विच यूनिवर्सिटी डिड इलियड परस्यू अ कोर्स ऑफ स्टडीज इन लैंग्वेज एंड लिटरेचर, द क्लासिक्स, जर्मन, फ्रेंच एंड इंग्लिश लिटरेचर, ये बताना है आपको। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस यूनिवर्सिटी से इलियड ने लैंग्वेज और लिटरेचर की स्टडी को परस्यू किया था। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। बायोग्राफी से क्वेश्चन है, पूछा जाएगा। एंड योर आंसर इज ये हो जाता है आपका
हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े थे, जहां पे इन्होंने ये जर्मन, फ्रेंच और क्लासिक लैंग्वेज की स्टडी की थी। द रीडिंग ऑफ आर्थर सीमंस द सिंबलिस्ट मूवमेंट इन लिटरेचर क्रिएटेड हिज इंटरेस्ट इन द पोएट्री ऑफ टैगोर, एन इंडियन पोएट, लेफ्रर अ फ्रेंच सिंबलिस्ट, होमर अ ग्रीक पोएट, या नन ऑफ दीज। ये जो द सिंबलिस्ट मूवमेंट था लिटरेचर में, ठीक है, रीडिंग ऑफ आर्थर सीमंस को पढ़ते हुए, हिज इंटरेस्ट इन द पोएट्री ऑफ, किसकी पोएट्री में उनका इंटरेस्ट था। ओके ओके, ठीक है, ठीक है प्रगति, ओके, हाँ ठीक है अमित, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से थी। एंड द आंसर इज लेफ्रिज, ये फ्रेंच सिंबलिस्ट थे, ठीक है, और सिंबलिस्ट मूवमेंट लिटरेचर में इन्हीं की पोएट्री के इंटरेस्ट पर चलाया गया था। ओके, हु डिक्लेयर्स हिमसेल्फ अ क्लासिसिस्ट इन लिटरेचर, अ रॉयलिस्ट इन पॉलिटिक्स एंड एन एंग्लो कैथोलिक इन रिलीजन। इजी क्वेश्चन है, किसने अपने आप को डिक्लेयर किया था लिटरेचर क्लासिसिस्ट, पॉलिटिक्स रॉयलिस्ट इन पॉलिटिक्स एंड एन एंग्लो कैथोलिक इन रिलीजन। The literary scene and came to be known as, ये तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं क्वेश्चन, याद देखते हैं किसको लर्न है ये वाला क्वेश्चन। 1888 से 1965। ठीक है ठीक है, चलो बताओ। ठीक है, ओके ओके, 201 का, वेरी गुड। ये बी, जिसने बी दिया है, पॉप ऑफ रसेल स्क्वायर, इसको हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। दिस पोएम इज अ ड्रामेटिक मोनोलॉग दैट नरेट्स द स्टोरी ऑफ किंग मिसैरिनस ऑफ इजिप्ट, और ये जो किंग है इन्फॉर्म दैट ही वुड मीट हिज एंड इन 6 years। ये किसकी पोएम है? किंग मिसैरिनस के पर बेस्ड। पोएम का नाम भी बता देना। आंसर इज, ये हो जाता है आपका मैथ्यू अर्नोल्ड। ओके, और पोएम का नाम, नेम बता दो। इजी है, अगर पढ़ा हुआ है तो इजी है। मैडम Sosostris, famous clairvoyant, appears in The Hollow Man, The Sacred Wood, The Wasteland, None। कहाँ है ये कैरेक्टर, बताना जरा। ये कैरेक्टर्स कहाँ पे दिखाई देते हैं आपको? ये कैरेक्टर्स आपने रीड किए होंगे अच्छे से, फेमस वर्क है, किसका है ये तो पता ही चल गया होगा आपको। एंड आंसर इज यस। एनीवन? आई एम वेटिंग योर आंसर। इजी क्वेश्चन के आंसर का हम वेट कर सकते हैं ना। वेरी वेल डन, वेरी गुड। ये हो जाते हैं आपकी द वेस्टलैंड। वेस्टलैंड में ये सभी कैरेक्टर दिखाई देते हैं। एक बार नोट करो इन कैरेक्टर्स को, क्या क्या है। नैरेटर है मैडम सोसोस्ट्रेस है, मैडम को इस तरह से लिखते हैं, ये करेक्ट फॉर्म होती है। मैडम भी लिखते हैं पर मैडम ही। ओके। फेमस क्लेयरवॉयंट है रेफर्ड, हाँ ठीक है अमित, वेरी गुड। ऑल्डस हक्सले के नॉवल क्रोम येलो एंड बोरोड बाय इलियट फॉर द टैरो कार्ड एपिसोड, ठीक है। ऑल्डस हक्सले जो थे उनके नोवेल क्रोम येलो से ये क्या किया गया है, बोरो किया गया है। और अदर कैरेक्टर की बात करें तो स्टेटसन और एक नरेटर के फ्रेंड हैं जो वॉर वगैरह लड़ते हैं और रिच लेडी हैं, उनका कोई नाम नहीं है। शी सिट्स इन द रेस्प्लेंडेंट ड्राइंग रूम ऑफ अ गेम ऑफ चेस, ठीक है, ध्यान रखना। ये कैरेक्टर्स, ये सभी कैरेक्टर्स इसमें शो होते हैं इसमें।
द वेस्टलैंड में। और एक फिलोमेला है, ये जो कैरेक्टर है ना फिलोमेला, ये मैंने इसलिए इंक्लूड किया है क्योंकि पूछा जा सकता है वेस्टलैंड के कैरेक्टर हैं, ये ओविड के मेटामॉर्फोसिस से लिया गया है, ठीक है, जिसका रेप किया जाता है टेरेस के द्वारा आफ्टर टेकिंग हर वेंजिनेंस विद हर सिस्टर, ठीक है, बाद में वो बदला वगैरह लेते हैं। तो ये इन्होंने द वेस्टलैंड में शो किया है टीएस इलियट ने। एक टाइपिस्ट आपको इसमें देखने को मिलेगा। और मिस्टर यूगेनाइट्स ये देखने को मिलेंगे जो कि मर्चेंट हैं तुर्की में, ठीक है, इतना ध्यान रखना, ज्यादा नहीं रख पाओगे। फेलबेस ये भी एक कैरेक्टर है, पूछा जा सकता है, जो कि एक फिनिशियन मर्चेंट है। और डिस्क्राइब लाइंग डेड इन द वाटर इन डेथ बाय वाटर, ये एपिसोड आपको इसमें देखने को मिलेगा, डेथ बाय वाटर द वेस्टलैंड में। तो पूछा जा सकता है इसमें ये फ्लेबॉस कैरेक्टर है जो कि एक फिनिशियन मर्चेंट है। जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने यहाँ इंक्लूड कर दिए, ठीक है। और ये पूछा गया था प्रीवियस ईयर में, इसको ध्यान रखना। दैट शेक्सपियरन रैग, इस तरह का जो रेफरेंस है वो आपको इसमें देखने को मिलेगा, ओके। और कैनन स्ट्रीट होटल, एक ये देखने को मिलेगा, ये एक होटल है लंदन में, ये भी द वेस्टलैंड में उन्होंने शो किया है टीएस इलियट ने। और एक और वर्ड है कार्बनक्यूलर, ठीक है, इतना काफी है द वेस्टलैंड में जो आप पढ़ रहे हो, उसके इजी फैक्ट्स मैंने उठाए हैं, ठीक है। ये कार्बनक्यूलर किसके लिए यूज किया है, ये रिजेंबलिंग एज अ बॉयल, ठीक है। तो इन सब फैक्ट्स को आप ध्यान रखना और जो कैरेक्टर है उनको आप नोट डाउन कर लेना। तो वेस्टलैंड में ये सब कुछ दिखाई देता है, शो होता है। इसका वर्क है ये, हाँ ठीक है, वेरी गुड। टीएस इलियट इज द मॉडर्न इंग्लिश पोएट हु इज मच इन्फ्लुएंस्ड बाय, किस तरह की फिलोसफी थे से वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थे, एक मॉडर्न इंग्लिश पोएट थे, ये बताना है आपको। हाँ ठीक है अमित, ये ध्यान रखना है आपको, किस तरह की फिलोसफी से वो ज्यादा प्रभावित थे, बुद्धा, क्रिश्चियन, जर्मन या हिंदू। यू मस्ट नो अबाउट दिस फैक्ट। थॉमस स्टर्न इलियट इन्फ्लुएंस थे हिंदू फिलोसफी से, हाँ वेरी गुड, हिंदू फिलोसफी से वो बहुत ज्यादा प्रभावित थे। द डिसेंडेंट्स रिटन बाय, ये अच्छा क्वेश्चन है, वर्क है, किसका वर्क है, आइडेंटिफाई कीजिए। द डिसेंडेंट्स, हाँ ठीक है प्रगति, वेरी वेल डन, ये आपका सभी का ठीक है, हाँ ठीक है अमित, रुचि वेरी गुड, रेनू, प्रगति वेरी वेल डन, ठीक है, सती वृंदा वेरी गुड। द डिसेंडेंट बताइए। पोएट्री कलेक्शन है ये एक, ठीक है, 23 पोएम्स इसमें देखने को मिलती है, वेरी वेल डन अमित, हाँ वेरी गुड। ये है आपके कमला दास, 1967 में इनका ये पोएट्री कलेक्शन आया था और ये एक बायलिंगुअल पोएट थी, ठीक है, 1934 से 2009 तक। बाद में इन्होंने अपना रिलीजन वगैरह चेंज कर लिया था। उनकी बायोग्राफी माई स्टोरी बहुत ज्यादा फेमस थी और जिसको 14 इंटरनेशनल लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया गया था। ये फैक्ट आप ध्यान रखना, कमला दास से रिलेटेड है। इन्होंने बाद में अपना रिलीजन चेंज कर लिया था, मोमडन ये बन गई थी, ओके। शी कन्वर्टेड हरसेल्फ इनटू इस्लाम इन 1999, ये पूछी जा सकती है आपसे, ईयर पूछा जा सकता है कि कब इन्होंने अपने आप को कन्वर्ट किया था, 1999 में, ध्यान रखना, ओके। डैश इज द कन्फेशनल एंड ऑटोबायोग्राफिकल मॉड वर्क बाय कमला दास, बताइए। कन्फेशनल एंड ऑटोबायोग्राफिकल मॉड वर्क बाय कमला दास, एन इंट्रोडक्शन, द लुकिंग ग्लास, माई स्टोरी। और अपनी ऑटोबायोग्राफी में इन्होंने क्या किया है, जो वुमेन है ना, उनके लिए वॉइस रेज की है। वो जो हमारी जो सोसाइटी है उसमें जो बोलते हैं ना कि जैसे मेल हैं उनको पैट्रियार्की दी जाती है, तो उस चीज को उन्होंने वहां पर वॉइस रेज करते हुए उन सभी चीजों को अपने वर्क्स में उन्होंने उठाया है, ठीक है। इसमें ये सभी ऑटोबायोग्राफी ही हैं, ओके।
ध्यान रखना, एन इंट्रोडक्शन, द लुकिंग ग्लास और माई स्टोरी, ऑल ऑफ दीज आपका आंसर होगा। बट इसमें एक चीज मेरे को क्लियर करनी है, ठीक है, वो मैंने इसलिए जानबूझकर यहां रखा जिससे कि आप उसको ध्यान रखें। इसमें पूछा है कन्फेशनल एंड ऑटोबायोग्राफिकल मोड ऑफ वर्क। ओके, तो कन्फेशनल एंड ऑटोबायोग्राफिकल मोड ऑफ वर्क इनके दो हैं, एक तो एन इंट्रोडक्शन माना जाएगा, ध्यान रखना, ओके, और द लुकिंग ग्लास माना जाएगा, द लुकिंग ग्लास माना जाएगा, ग्लास, सॉरी ग्लास नहीं, ग्लास, GLASS। माई स्टोरी जो है ये इनकी कंट्रोवर्शियल ऑटोबायोग्राफी थी, इसी में इन्होंने जो पैट्रियार्की जो चीज चली आ रही है, ट्रेडिशन जो चला आ रहा है, उसी पर ऑब्जेक्ट करते हुए लिखा है। तो ये तीनों ही ऑटोबायोग्राफी में आएंगे, ऑटोबायोग्राफिकल वर्क हैं। द डिसेंडेंट्स, ये जो द लुकिंग ग्लास है ये उन्होंने द डिसेंडेंट्स में रखी है, ये वाली पोयम, ध्यान रखना, ओके। और एन इंट्रोडक्शन उनकी देखने को मिलती है समर इन कैलकाटा में, और ये भी ऑटोबायोग्राफिकल और कन्फेक्शनल टोन में उन्होंने लिखी है, तो ये ध्यान रखना। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। क्लियर? ऑटोबायोग्राफिकल मोड ऑफ वर्क कमला दास के ये माने जाते हैं। अ कन्फेशनल पोएट ये मानी जाती है। आ हॉट नून इन मालाबार किस तरह की पोयम है और किसकी है ये भी बता देना। एक नॉस्टैल्जिक पोयम है, मेलनकॉलिक पोयम है, हाँ समर इन कैलकाटा भी उनकी ऑटोबायोग्राफिकल वर्क होगा। अ पोयम ऑफ लिमेंट है, बताइए। फिफ्टी पोएम्स का कलेक्शन है समर इन कैलकाटा में, ठीक है। A hot noon in Malabar and answer is हाँ, और ये हो जाएगा आपका a nostalgic poem, ध्यान रखना इसको, ठीक है। a nostalgic poem किसकी है ये, टाइप करना जरा। A hot noon in Malabar किसका वर्क है, बहुत पूछे जाते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन आपको इसी तरह से देखने को मिलेंगे। कमला दास का वर्क है, और जो माइनर वर्क है नोट करो, जय सूर्या, समर इन कैलकाटा, ये 50 पोएम का कलेक्शन है। 1965 में ये पोइट्री कलेक्शन आया था और बेस्ड है किस पर, बेट्रियल पर। धोखा मिलता है ना इनको, तो उसी पर इन्होंने ये वर्क लिखा है, ठीक है। समर इन कैलकाटा 1965 में बेट्रियल पर लिखा गया एक पोइट्री कलेक्शन है, ओके। लालू चूरनजी और घुगी अपीयर इन अनटचेबल, द कुली, टू लीव्स एंड अ बर्ड, द विलेज। ये कैरेक्टर आपको कहां देखने को मिलते हैं, लालू, चूरनजी, घुगी, और बताइए। वेरी वेल डन, द विलेज, ओके। द विलेज में ये द विलेज के कैरेक्टर है, किसका वर्क है ये द विलेज, टाइप करना जना, किसका वर्क है, मुल्क राज आनंद का है और ट्राइलोजी है, ठीक है। किसके नॉवल पर, मुल्क राज आनंद का वर्क है और द लाल सिंह ट्राइलोजी पर बेस्ड है। फर्स्ट नॉवल ये इनका कंसीडर किया जाता है। वेरी वेल डन अमित, वेरी गुड, ओके। विच टेक्निक इज यूज्ड इन द बिग हर्ट बाय मुल्क राज आनंद, वेरी इजी क्वेश्चन एंड यू मस्ट नो, ओके। कौन सी टेक्निक द बिग हर्ट में यूज की है मुल्क राज आनंद ने, नैरेटिव, इवेंट ग्रेड, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, या नन ऑफ दीज। किस टेक्निक से लिखा उन्होंने ये वर्क, द बिग हर्ट, एंड आंसर इज ओके, ओके, ठीक है, हाँ, वेरी वेल डन अमित, ये है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, ओके। इसमें कैपिटलिस्ट और मशीन के बीच कॉन्फ्लिक्ट दिखाया गया है, ठीक है। हु फेवर मशीन्स एंड अ स्मॉल कम्युनिटी ऑफ कॉपर स्मिथ्स, जिनको थैट्रियर्स भी बोला जाता है, किनको, कॉपर स्मिथ्स को।
तो इनके बीच यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट दिखाया गया है किसमें, द बिग हार्ट में। आपको ध्यान रखना है इस वर्क में मुल्क राज आनंद ने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक का यूज किया है और ये नॉवेल है, ठीक है, नॉवेल लिखते थे ये, और इन्होंने ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल्स भी लिखे हैं जिसमें मॉर्निंग फेस, सेवन समर्स, कन्फेशन ऑफ अ लवर इंक्लूडेड हैं, ध्यान रखना। ओके, और फेमस वर्क तो आपको पता है, फेमस नॉवेल कौन सा है इनका, अनटचेबल, जिसमें बाघा वगैरह की स्टोरी है, ठीक है, पढ़ लेना उस स्टोरी को अच्छे से। द स्वॉर्ड एंड द सिकल बाय मुल्क राज आनंद रिटन ऑन द सजेशन ऑफ, बताओ मुल्क राज आनंद का वर्क है द स्वॉर्ड एंड द सिकल, किसके सजेशन पर उन्होंने लिखा था, ठीक है, भ्रांत, सतीवृंदा, ओके रेनू, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस यहां पर ठीक होगा। ओके अमित, यस ये हो जाएंगे आपके जॉर्ज ऑरवेल, ये भी एक नॉवल है, हाँ वेरी वेल डन अमित, 1942 में लिखा था, ये लाल सिंह की ट्रायोलॉजी पर बेस्ड है। ओके, और ये टाइटल कहां से लिया था, एक और फैक्ट आप इससे रिलेटेड याद रखना, आपसे ये पूछा जा सकता है, विलियम ब्लेक की पोयम थी नोटबुक, अ नोटबुक, तो ये टाइटल उन्होंने वहीं से लिया था, द स्वॉर्ड एंड द सिकल, इसको ध्यान रखना आप। ओके, लाल सिंह की ट्रायोलॉजी पर ये बेस्ड था, जॉर्ज ऑरवेल, ठीक है, वेरी वेल डन। चलो तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। और हाँ एक चीज और करानी है मेरे को, वो कैब कर लेते हैं, और वो कैब जो हमने किया है आज उसी का रिवीजन करेंगे, ठीक है, फटाफट से इसको कर लेते हैं। इट्स योर चॉइस इफ यू वांट टू स्टे हियर, नहीं तो मेरे को तो करानी ही है। प्रैक्टिस करेंगे हम वर्ड्स की, जो भी हमने 1 to 30 किए हैं, और फास्ट करेंगे, ठीक है। देखते हैं क्विक आंसर किसका आता है। तो सबसे पहला वर्ड है हमारा आर्डर, आर्डर का मीन्स होता है एंथुसियाज्म, सो टाइप द ऑल सिनोनिम रिलेटेड टू आर्डर। It's your choice, okay? Because I don't want to waste your time. So ardor होता है enthusiasm, जिसके सभी synonyms हो जाते हैं what? Passion, enthusiasm, zeal, fervor, intensity, eagerness, devotion, हाँ very good रुचि, zealousness and warmth। नहीं अमित मेरी क्लास नहीं है, एक्साइटमेंट, 9 बजे मेरी कोई क्लास नहीं है अमित, मैं सिर्फ 11:30 पर आती हूँ, ठीक है, इसकी क्लास की बात कर रहे हो, एक्साइटमेंट। ओके, ऑग्री, नेक्स्ट वर्ड है हमारा वेरी वेल डन रुचि, यू आर डूइंग वेरी वेल, ओके, एंड प्लीज कंटिन्यू। ओके, आपकी बहुत हेल्प, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है ये वोकैब एग्जाम में, और आप जितना इनका रिवीजन करोगे आपकी ये उतनी ही स्ट्रॉन्ग होंगी। ऑग्री, ऑग्री मीन्स क्या होता है, ओमेन, यानी कि संकेत मिलना या किसी चीज का आभास होना। लिटरेचर में बहुत सारे वर्ड्स पढ़ते हो आप, हैमलेट में, मैकबेथ में आपको देखने को मिलते हैं, तो टाइप द ऑल वर्ड्स। ओके, नहीं अमित मेरी कोई क्लास नहीं है ग्रामर की, मैंने तो कोई भी यहाँ पर शेड्यूल नहीं की है, मैं सिर्फ 11:30 पर आती हूँ, इसीलिए मैं वोकैब इसी सीरीज में इंक्लूड कर देती हूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा मुश्किल होता है फिर मैनेज करना, है ना। अगर हम लाइव क्लास मैं 2 टाइम लेकर आऊंगी तो मैं पीपीटी कब रेडी करूंगी अपने लिए। ओके, नेक्स्ट क्लास के लिए भी मेरे को प्रिपेयर करना होता है, और ये ऐसे ही नहीं है कि आप लोगों को लगता हो कि हाँ 1-2 घंटे में हो जाता है, नहीं, कभी करके देखना, ठीक है, एक आध पीपीटी रेडी करके देखना सिर्फ 10 क्वेश्चंस की, और आप जान जाओगे हमारे वर्क को। ओके, टाइप द सिनोनिम्स, ऑग्री, ओमन बोल सकते हो, और साइन बोल सकते हो, पोर्टेंट, प्रेडिक्शन बोल सकते हो, वेरी गुड रुचि, एंड प्रोफेसी, इंडिकेशन, फोरटोकन, प्रीमोनिशन। ओके, ये सभी सिनोनिम्स किसके हैं, ऑग्री, यानी कि देखो फोर शेडोइंग भी आप यूज कर सकते हो, यानी कि आभास होना या फोर शेडो करना, जैसे मैकबेथ में 3 विचेस करती हैं। नहीं अमित आप कैसी बातें कर रहे हो, 9 बजे का तो कोई नोटिफिकेशन नहीं है।
ओके, चेक करना दोबारा, कोई और चैनल होगा। ओके, एफ्रंट, एफ्रंट मीन्स क्या होता है? हाँ ठीक है, ठीक है, वेरी वेल डन। एफ्रंट मीन्स होता है तिरस्कार, जिसके लिए आप वर्ड यूज करोगे इंडिग्निटी या अपमान। टाइप द सिनोनिम्स, क्या चूज करोगे आप, और क्या वर्ड्स हैं आपके पास एफ्रंट के लिए या इंडिग्निटी के लिए? हाँ ठीक है रुचि, ओके ओके, हाँ वेरी वेल डन, यस। और हो जाएंगे इंसल्ट करना, यस, वेरी गुड राधे रानी। इंडिग्निटी, स्लर, स्लर बोल सकते हो अपमान करने के कॉन्टेक्स्ट में, प्रोवोकेशन बोल सकते हो, स्लाइट बोल सकते हो, डिसरिस्पेक्ट आप यूज कर सकते हो। डिसरिस्पेक्ट इजी वर्ड है, तो इजी वर्ड से कनेक्ट करने की कोशिश किया करो, ठीक है। हाँ, आउटरेज आप बोल सकते हो। ओके, नेक्स्ट एमिकेबल। व्हाट डू यू मीन बाय एमिकेबल? इसका मीनिंग आप ही बताओगे, इजी है, बहुत बार हम यूज भी करते हैं ना, और दो वर्ड हैं एक जैसे बिल्कुल। लिख दो सभी सिनोनिम्स एमिकेबल से रिलेटेड, और ये हो जाएंगे आपके हार्मोनियस, वेरी वेल डन। हाँ, ह्यूमिलिटी बोल सकते हो प्रगति, वेरी गुड। हाँ ठीक है, फ्रेंड के लिए ह्यूमिलिटी यूज कर सकते हो, ठीक है रुचि, विक्रांत, हाँ हाँ जी ठीक है, वेरी गुड रुचि। हार्मोनियस है ना, और मिलनसार बोलते हो, और क्या बोलते हो, फ्रेंडली बोलते हो, पीसफुल, कॉर्डियल, एफेबल, एग्रीएबल, कोऑपरेटिव आप बोलते हो, और गुड नेचर्ड आप बोल सकते हो। ओके, तो ये सभी सिनोनिम्स आपके हो जाते हैं एमिकेबल के। एक और वर्ड है इससे मिलता जुलता, वो भी टाइप कर दो, एडमोनिश। एडमोनिश मीन्स क्या होता है? एडमोनिश यानी कि किसी को डांटना। एंड द सिनोनिम्स, हाँ वेरी गुड रुचि, पीसफुल भी बोल दोगे, कोऑपरेटिव बोल दोगे, कॉम्प्रीहेंशन में बहुत हेल्प होने वाली है, ठीक है, आपकी कॉम्प्रीहेंशन आप क्विकली सॉल्व कर पाओगे, और आपकी जो लिटरेचर में वर्ड्स होते हैं ना उनसे कनेक्ट करने की कोशिश किया करो, वो कैब आपकी लिटरेचर से आती है, इजी वर्ड्स नहीं देते। इजी आएगा तो इतना इजी आएगा कि आप उसका क्विक आंसर करोगे, बाकी लिटरेचर वाले टर्म यूज करते हैं वो स्पेशली पीजीटी में। ओके, वेरी वेल डन। चाइल्ड, स्कोल्ड, वेरी गुड विक्रांत, वेल डन रुचि। हाँ, रेप्रीमांड, रिप्रूव, या फिर वार्न करना, या फिर क्वेश्चन, हाँ ठीक है, या फिर रिब्यूक बोलोगे, स्कोल्ड बोलोगे, चाइल्ड बोलोगे, रिमॉन्स्ट्रेट बोलोगे। इन सभी का मीन्स क्या होता है? फटकार लगाना, डांटना, या फिर ऐसे चेतावनी देना, है ना, एडमोनिश। चलो नेक्स्ट, एक्सेंचुएट। एक्सेंचुएट मीन्स क्या होता है? हाँ वेल डन प्रगति, स्कोल्ड, एक्सेंचुएट, ये बहुत ही अच्छा वर्ड है एक्सेंचुएट, पूछा जा सकता है, या फिर स्पेलिंग आपसे पूछी जा सकती है। और यस, एक्सेंचुएट मीन्स होता है एम्फेसाइज, ओवर एम्फेसाइज करना, यानी कि किसी को जोर डालकर कुछ बोलना। क्या सिनोनिम टाइप करोगे? हाईलाइट करना, स्ट्रेस डालकर कुछ बोलना, जैसे बोलते हैं ना कि जोर देकर किसी को उकसाना या किसी से कुछ बात कहना, है ना। अंडरलाइन, अंडरस्कोर करना, एक्सेंट करना या फीचर करना, जैसे हाईलाइट कर देती हूँ ना मैं कुछ फैक्ट्स को कि इनको आप ध्यान रखना, इनको देख लेना, तो उस कॉन्टेक्स्ट में भी हम क्या यूज करेंगे? फीचर करना, हाँ, ओवर एम्फेसाइज करना, ठीक है, अपनी बात को जोर देकर बोलना। एबोमिनेबल, एबोमिनेबल क्या मीन्स होता है इस वर्ड का?
वेरी वेल डन रुचि, विक्रांत। ठीक है प्रगति, प्रेशर, वेरी गुड प्रगति। स्ट्रेस, हाँ ठीक है अमित, प्रेस करना, वेल डन। एबोमिनेबल, वेरी गुड रुचि। हेटेड, हेटरेड भी बोल सकते हो, घृणा करना, डिटेस्टेबल। और लॉथसम, नोट डाउन दिस वर्ड, लॉथसम, घृणित। रिपल्सिव, एबहरेंट, ठीक है, ABH ये रूट वर्ड है, ABHOR, एभर, एभर भी आपको लिखा मिल सकता है, एभर, एभर का मीन्स क्या होता है, घृणा करना। ओके, हेटफुल, हेट्रेट या ऑडियस। और क्या बोलोगे, हीनस, ठीक है, ये अपोजिट हो जाएगा, हीनस। यस, एक्यूमन, एक्यूमन का मीन्स क्या होता है, एक्यूमन होता है बहुत ही तेज बुद्धि वाला, या एक तरह से आप बोल सकते हैं कुशाग्र। टाइप द सिनोनिम, व्हाट सिनोनिम यू चूज फॉर द वर्ड एक्यूमन। हाँ ठीक है, डिस्गस्टिंग, वेरी वेल डन प्रगति। ओके विक्रांत, हाँ ठीक है रुचि। यस, नेक्स्ट वर्ड इज एक्यूमन। और सिनोनिम्स हो जाएंगे इंसाइट, तेज बुद्धि वाला, हाँ वेरी गुड रुचि, इंटेलिजेंट, जजमेंट, डिसर्नमेंट बोल सकते हो, परसेप्शन बोल सकते हो, ठीक है, जजमेंट, शार्पनेस बोल सकते हो, है ना, बोलते हो ना कि माइंड बहुत शार्प है इसका, तो शार्पनेस भी आप एक्यूमन के कॉन्टेक्स्ट में यूज कर सकते हो, ठीक है। नोट डाउन दिस वर्ड, एस्ट्यूटनेस, एस्ट्यूट यानी कि तेज तर्रार, एस्ट्यूटनेस। पर्सपिकेसिटी, स्पेलिंग पूछी जा सकती है इस वर्ड की, पर्सपिकेसिटी भी किस कॉन्टेक्स्ट में हम यूज करेंगे, तेज तर्रार या तेज दिमाग वाला, पर्सपिकेसिटी, तीव्र, कुशाग्र। प्रोफिशिएंट, वेरी वेल डन अमित। स्किल्ड, वेरी गुड, वेल डन। इंटेलिजेंस, wisdom, बुद्धिमानी, कीननेस। ओके, सो दीज ऑल आर सिनोनिम ऑफ एक्यूमन यानी कि कुशाग्र। हाँ, सैगेशियस, वेरी गुड विक्रांत, वेरी वेल डन विक्रांत। ओके, अपैथी, अपैथी यानी कि इनडिफरेंस यानी कि अरुचि होना। टाइप द सिनोनिम्स। वेरी गुड प्रगति, डेक्सचर्स, हाँ ठीक है। ठीक है, टाइप द सिनोनिम। अपैथी, अपैथी का मीन्स होता है इनडिफरेंस या फिर किसी चीज में क्या ना होना, इंटरेस्ट ना होना। एंड द सिनोनिम्स आर इनडिफरेंस और क्या बोलोगे, वेरी गुड, लेथार्जी, टॉर्पर, वेल डन रुचि, वेरी गुड राधे रानी, एक्यूमन के, हाँ ठीक है। थोड़ा कोशिश किया करो कि स्पेलिंग भी आपकी ना करेक्ट हो जब आप टाइप कर रहे हो। ओके, डिसइंटरेस्ट, अनकंसर्न, डिटैचमेंट, लिस्टलेसनेस, ठीक है, किसी के प्रति क्या होना, बहुत ही पेसिमिस्टिक लुक देना, एक तरह से बोल सकते हो। अरुचि होना, टॉर्पर, बहुत अच्छा वर्ड है, ध्यान रखना। नॉट इंटरेस्ट भी बोल सकते हो, पैसिविटी बोल सकते हो, लैक ऑफ एंथुजियाज्म भी आप इसी कॉन्टेक्स्ट में यूज कर सकते हो। इम्पैसिवनेस, डिसइंटरेस्ट, डल बोल सकते हो, वेरी गुड प्रगति, डल आप बोल सकते हो, वेरी वेल डन। अपैल, APPAL, बताइए। अपैल का मीन्स क्या होता है, किसी को डराना। टाइप द सिनोनिम। हाँ, वेल डन विक्रांत। इंडोलेंट, लेजी, ठीक है, ठीक है। हाँ, अनकंसर्न होना, डिटैचमेंट होना, हाँ यस विक्रांत, नो फीलिंग। वेल डन रुचि, हाँ जी बताइए। अपैल होता है किसी को डराना या भयभीत करना, हाँ ठीक है, हॉरिफाई करना। और क्या बोल सकते हो, शॉक, डिस्गस्ट, आउटरेज, रेपेल, रिवॉल्व करना, ठीक है, डराना, डिसहार्टन करना, भयभीत करना, टेरिफाई करना, और क्या यूज करेंगे, पेट्रीफाई करना, डिसमे करना, ठीक है। ये सभी सिनोनिम्स किस कॉन्टेक्स्ट में यूज करोगे, डराने के कॉन्टेक्स्ट में। एपेल, APPAL, एपेल, एपेल मीन्स होता है हॉरिफाई करना या डराना, हाँ वेरी वेल डन, ठीक है, ठीक है।
वेरी गुड। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एभर, ABHOR, ओके, एभर। अभी हमने इसको डिस्कस किया, इसके तो सभी सिनोनिम्स आप ही टाइप करोगे, ओके। एभर, रिटर्न होगा, हॉरिफाई होगा, ठीक है। टेरिफाई, ओके। एभर, एभर मीन्स क्या होता है पता होना चाहिए आपको। हाँ, पेट्रीफाई, आउटरेज, ठीक है। वेरी गुड रुचि, यस, वेल डन प्रगति। हेट, डिस्गस्टिंग, है ना, हेट करना, घृणा करना, डिटेस्ट या लॉथ। वेल डन राधे रानी। डिस्पाइज, एबोमिनेट, डिसडेन, रिवाइल और स्कॉर्न, ठीक है। ये सभी आप एभर यानी कि घृणा करना, हेट, हेट के कॉन्टेक्स्ट में यूज कर सकते हो। नेक्स्ट, एब्स्ट्रूस। व्हाट डू यू मीन बाय एब्स्ट्रूस? क्योंकि पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है ना। एब्स्ट्रूस मीन्स क्या होता है? वेरी वेल डन विक्रांत प्रगति, ओके। कंसील्ड, और क्या सिनोनिम हो जाएंगे एब्स्ट्रूस के? एब्स्ट्रूस क्या बोलोगे आप? एक तरह से गूढ़ होना या फिर रहस्यमयी बोल सकते हो, कॉम्प्लेक्स बोल सकते हो, ऑब्स्क्योर बोल सकते हो, हाँ ठीक है, और इसोटेरिक बोल सकते हो, है ना। जैसे बोलते हैं ना छुपा रुस्तम, डिफिकल्ट, रिकॉन्डाइट, आर्केन, हाँ सीक्रेट, वेरी गुड, कॉम्प्लिकेटेड, और क्या बोल सकते हो आप इसके लिए? प्रोफाउंड, यस, ठीक है। तो ये सभी सिनोनिम हो जाएंगे एब्स्ट्रूस यानी कि गूढ़, कंसील्ड, ओके, सीक्रेट, हाँ ठीक है, ओके। ASSAY, वेरी इजी वर्ड, इसको तो आप सभी सिनोनिम्स आप इसके टाइप कर दो, ठीक है। ASSAY प्रीवियस ईयर में पूछा गया था, शायद किसी BPSC टाइप एग्जाम में था। हाँ, मिस्ट्री, वेल डन प्रगति, यू कैन यूज मिस्ट्री, वेरी गुड। हाँ ठीक है रुचि, ओके, हाँ वेल डन विक्रांत। डार्क हॉर्स बोल सकते हो, वेरी गुड, हाँ कॉम्प्लेक्स, स्टेल्दी, वेल डन। वेरी गुड रुचि, हाँ ऐसे, रिजल्ट, अवार्ड, और क्या बोलोगे? टेस्ट, इवेलुएट, मूल्यांकन करना होता है ना, ऐसे का मीन्स एनालाइज करना, एग्जामिन करना, हाँ इवेलुएट करना, एसेस करना, अप्रेज, ये वाला वर्ड प्रीवियस ईयर के एग्जाम में था TGT में, ठीक है। अप्रेज पूछ लिया था, अप्रेज करना, इवेलुएशन का, ओके। मीजर, ट्रायल, ये सभी सिनोनिम हो जाएंगे ऐसे के। बेनेवोलेंट, बेनेवोलेंट, बेनेवोलेंट मीन्स आपको पता है क्या होता है, इजी वर्ड है, ठीक है। टाइप द सिनोनिम्स। ये तो इजी वर्ड है, फास्ट करते हैं इसको। बेनेवोलेंट का मीन्स होता है जेनरस, और क्या बोलोगे? काइंड बोल सकते हो, जेनरस बोल सकते हो, चैरिटेबल, ह्यूमन, ऑल्ट्रिस्टिक, कंपैशनेट, केयरिंग, फिलेंथ्रोपिक आप इसको बोल सकते हो, हाँ ठीक है, फिलेंथ्रोपिक बोल सकते हो, ठीक है। ये सभी सिनोनिम हो जाते हैं बेनेवोलेंट के। स्पेलिंग आती है पूछने के लिए, स्पेलिंग पूछ सकते हैं वो, ठीक है। तो स्पेलिंग आप इसकी अच्छे से देख लेना, एक होता है बेनेवोलेंट, एक होता है बेनेवोलेंस, परोपकारिता, बेनेवोलेंस, ओके, ध्यान रखना इस चीज को। जेंटल, ठीक है, फिलेंथ्रोपिक, ऑल्ट्रिस्टिक। ब्रिटल, ब्रिटल का मीन्स होता है वीक, ब्रिटल, ब्रिटल होता है वीक। क्या सिनोनिम्स यूज करेंगे आप इसके लिए? कमजोर, बहुत ही अच्छे अच्छे सिनोनिम्स हैं, टाइप द सिनोनिम्स। फ्रेजाइल, डेलिकेट, ब्रेकेबल, फ्रेंचिबल, ठीक है, ये सभी सिनोनिम्स आप किसके लिए यूज कर सकते हो? ब्रिटल यानी कि वीक यानी कि कमजोर, ओके।
ठीक है, चलो नेक्स्ट वर्ड ब्रोबीट। हाँ ओके ठीक है विक्रांत, रुचि, प्रगति, वेरी वेल डन। ठीक है, ब्रोबीट। ब्रोबीट का मीन्स होता है क्या? बहुत ही अच्छा वर्ड है, BROWBEAT। ब्रोबीट होता है किसी को धमकाना, धोस देना। वेरी वेल डन रुचि, ब्रिटल के बहुत अच्छे मीनिंग आपने टाइप किए, वेरी गुड। ओके प्रगति, ठीक है विक्रांत। हाँ, डेलीगेट। ओके, ब्रोबीट का मीन्स होता है धमकाना, तो इंटिमिडेट या और क्या बोल सकते हो, बुली करना किसी को। कॉर्स, मीनिंग ध्यान रखना, कॉर्स का मीन्स होता है धौंस दिखाना। बैजर बोल सकते हो, हेरेंज बोल सकते हो, हेक्टर भी बोल सकते हो, डोमिनेट बोल सकते हो, है ना। डोमिनेट यानी कि बोलते हैं ना कि बहुत डोमिनेटिंग नेचर है। हाँ, वेरी गुड विक्रांत। थ्रेट, अलार्म। ओके रेनू, बिहार में होगा ये वर्ड। हाँ ओके ठीक है। हाँ, थ्रेटनिंग बोल सकते हो, डोमिनियर बोल सकते हो, डोमिनेटिंग नेचर, है ना। हाँ ओके, चलो नेक्स्ट वर्ड है बेफल। बेफल का मीन्स क्या होता है? बेफल याद है किसी को? बहुत ही अच्छा मीनिंग है बेफल, BAFFLE, याद है किसी को? ये होता है पजल होना। टाइप द सिनोनिम्स। पजल के और क्या सिनोनिम्स आप रख सकते हो? बेफल होना, पजल करना, बहुत अच्छे अच्छे मीनिंग है, स्पेलिंग भी पूछी जाती है। ठीक है, हाँ वेरी गुड रुचि। परप्लेक्स, वेरी वेल डन। और क्या बोल सकते हो? कॉन्फाउंड बोल सकते हो, बिविल्डर। ओके, बिविल्डर, मिस्टीफाई। ठीक है, ये सभी सिनोनिम हो जाते हैं आपके बैफल के, यानी कि पजल होना, किसी चीज में उलझ जाना, उस कॉन्टेक्स्ट में आप यूज कर सकते हो। ओके, हाँ नेक्स्ट है बाउंटी। बाउंटी का मीन्स होता है गिफ्ट। ठीक है राधे रानी, हाँ वेरी गुड। बाउंटी का मीन्स होता है गिफ्ट। टाइप द सिनोनिम, और क्या क्या सिनोनिम आप बाउंटी के लिए यूज कर सकते हो। ठीक है, उपहार देना किसी को, गिफ्ट देना, और क्या बोल सकते हो? वेल डन विक्रांत। हाँ, एनिग्मेटिक, बहुत अच्छा वर्ड है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। हाँ रुचि, मिस्टीफाई। इजी वर्ड है। टाइप द सिनोनिम्स, बाउंटी, ये हो जाएंगे जेनरसिटी, और क्या बोलोगे? रिवॉर्ड भी बोल सकते हो, प्राइज बोल सकते हो। हाँ वेरी गुड रुचि। गिफ्ट, प्राइजेस, बाउंटी, अवार्ड, हाँ एंडाउमेंट। एंडाउमेंट ये वर्ड यूज किया जाता है बहुत ज्यादा, जैसे डॉक्यूमेंटेशन वगैरह का वर्क होता है ना, ऑथराइज्ड जो डॉक्यूमेंट होते हैं उनमें ये एज अ रिवॉर्ड, कि आपको ये रिवॉर्ड मिलेगा या ऐसे करके एंडाउमेंट यूज किया जाता है। तो इस वर्ड को याद रखना, एंडाउमेंट का भी होता है गिफ्ट देना, या किसी को जैसे बोलते हैं ना कि ऑनर के रूप में कोई राशि दी गई, ऐसे बोलते हैं, तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं एंडाउमेंट। डोनेशन देना, ग्रांट देना, या कॉन्ट्रीब्यूशन करना, तो ये सभी बाउंड्री के कॉन्टेक्स्ट में आप यूज कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट है बिगाइल। यस, हाँ प्रेजेंट, वेरी गुड प्रगति, वेल डन। ठीक है, ट्रिब्यूट, हाँ वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको इस तरह के वर्ड चूज करने होंगे। ओके, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जाते हैं एग्जाम में। एग्जामिनर क्या करते हैं ना, एग्जामिनर आपकी नॉलेज देखते हैं कि आप कैसे, कभी कभी एलिमिनेशन थ्योरी भी हमारी वर्क करनी चाहिए एग्जाम में, कि इस तरह का वर्ड आपको दे देंगे, 4 ऑप्शंस होंगे, उसमें आपको ये लगेगा कि इनमें से तो कोई भी नहीं है, वहां पर आपको एलिमिनेशन थ्योरी अप्लाई करनी पड़ेगी। या तो पार्ट ऑफ स्पीच से आप वहां आइडेंटिफाई कर लो, या फिर पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड्स पर फोकस करो कि आपसे पूछा गया है उसका क्या सिनोनिम्स हो सकता है। ओके, हाँ ठीक है। तो बिगाइल क्या होता है? बिगाइल मीन्स धोखा देना, या टाइम पास आप बोल सकते हो। डिसीव, और क्या यूज कर सकते हो इस वर्ड के लिए? बिगाइल होता है धोखा देना या डिसीव करना। ठीक है, आपको ये वर्ड वहां क्वेश्चन में देखने को मिलेंगे, और उसके 4 ऑप्शन रख देंगे आपके सामने।
ऑप्शंस इजी होते हैं और ये वर्ड थोड़े टिपिकल टाइप होते हैं, तो ऐसे ही चूज करना होगा। बिगाइल का मीन्स होता है धोखा देना। डिसलॉयल, वेरी गुड विक्रांत, चीट करना। वेल डन रुचि, चीटर। चार्म, चार्म भी बोल सकते हो। सेड्यूस करना। डेजल, डिल्यूट, ड्यूप, एंथ्रोल करना, ये बहुत अच्छा वर्ड है, इसको नोट करना। एंथ्रोल, एंथ्रोल करना भी क्या होता है? हाँ ठीक है, इनफिडेलिटी, वेरी वेल डन। बैटरी, ठीक है मानसिंह। थ्रो, डस्ट, ओके ओके ठीक है। चीट करना, वेल डन प्रगति। बेस्टोड, बेस्टोड मीन्स क्या होता है? ग्रांटेड आप बोलोगे। और क्या बोल सकते हो? बेस्टोड मैंने आपको बताया था ना क्या होता है। बेस्टोड मीन्स दिया हुआ या कोई चीज अर्पित करना, अर्पण करना, है ना। जैसे भगवान के सामने आप अर्पण करते हो तो उस कॉन्टेक्स्ट में आप इसको बोल सकते हो। तो क्या सिनोनिम्स आप चूज करोगे? हाँ ठीक है, ग्रीन आई मॉन्स्टर, ठीक है। क्या सिनोनिम्स रखोगे आप? ग्रांटेड बोल सकते हो, कंफर्ट बोल सकते हो। ये वर्ड बहुत ज्यादा देखने को मिलता है सेंटेंस वगैरह में भी और वैसे भी यूज होता है, या फिर आपसे इसकी स्पेलिंग पूछ ली जाएगी। कॉन्फर्ड करना होता है यानी कि अर्पण करना। हाँ, गिव, सिंपल आप बोल सकते हो गिवन। अवॉर्डेड बोल सकते हो, एंडाउड भी बोल सकते हो, झुकाना, है ना, अर्पण कर देना। तो ये सभी वर्ड्स बेस्टोड के कॉन्टेक्स्ट में आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट, बारबेरियन, ये बहुत अच्छा वर्ड है, इसका मीनिंग आप बताओगे, ओके क्योंकि वन वर्ड में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है बारबेरियन। हाँ, ट्रिब्यूट बोल सकते हो इस वर्ड के लिए, ठीक है। ऑफरिंग्स बोल सकते हो, वेरी वेल डन विक्रांत। ऑफरिंग्स आप इजीली यूज कर सकते हो। ठीक है। बारबेरियन, टाइप द सिनोनिम्स। ये होता है बारबेरियन मीन्स अनसिविलाइज्ड, ठीक है। और सिनोनिम्स क्या क्या हो जाएंगे इसके? सेवेज, ब्रूट, फिलिस्टीन। ये वर्ड याद रखना, वन वर्ड में पूछा जाता है, ठीक है, जो कि अनसिविलाइज्ड के लिए यूज किया जाता है, फिलिस्टीन। हाँ ठीक है विक्रांत, ठीक है मानसिंह, वेरी वेल डन। डिवोटेड, एंडाउड, गिफ्टेड, डेडिकेटेड, कॉन्फर्ट, वेरी गुड। बेस्टोड के कॉन्टेक्स्ट में सभी ठीक है आपके। अनसिविलाइज्ड बोल सकते हो, फिलिस्टीन, ओके। और वंडल्स बोल सकते हो, नोट डाउन दिस वर्ड, वंडल्स। वंडल्स का मीन्स भी होता है असभ्य, जैसे एक तरह से बोल सकते हो ना जंगली, जंगली आप बोल सकते हो, ओके। हॉलीगन बोल सकते हो, इस वर्ड को ध्यान रखना, हॉलीगन। हॉलीगन का मीन्स भी हो सकता है, होता है, जंगली होना, ओके, अनसिविलाइज्ड होना। मैनरलेस बोल सकते हो, और क्या बोल सकते हो? ठीक है। बैरक, ये भी लिटरेचर का वर्ड है, बैरक। क्या मतलब होता है बैरक का? ये हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था, प्रीवियस ईयर में पूछा गया था बैरक, और दे दिया था वहां पे, या एक जेल है, ये एक स्टाइल है, नन ऑफ दीज, तो इस तरह के वर्ड्स थे वहां पर। ठीक है। हाँ, वाइल्ड, बीस्टली, रस्टिक आप बोल सकते हो। इंडियन नहीं रखेंगे, इंडियन थोड़ी होते हैं अनसिविलाइज्ड। वेरी गुड। बैरक, ये एक स्टाइल है, हाईली ऑर्नेट आप इसके कॉन्टेक्स्ट में, यानी कि एलब्रेट आप इसके लिए बोल सकते हो, है ना, साज सज्जा वाला। डेकोरेटिव बोल सकते हो। फ्लैम्बॉयंट, वर्ड नोट करो, फ्लैम्बॉयंट, स्पेलिंग पूछी जा सकती है, ठीक है। साज सुसज्जित, इस तरह से आप इस वर्ड को यूज कर सकते हो, फ्लैम्बॉयंट। हाईली ऑर्नेट या बैरक, ये एक स्टाइल है जो लिटरेचर में यूज किया जाता है, ओके। हाँ ठीक है। अलंकृत करना, एक वर्ड आता है ना हिंदी में, अलंकृत करना, जैसे कि हमारी जो लैंग्वेज है उसमें हम लिटरेरी डिवाइस का यूज करते हैं बहुत ज्यादा। क्यों करते हैं उसको? क्या करने के लिए? डेकोरेटिव बनाने के लिए, है ना, एलिब्रेट करने के लिए। तो इसी तरह से बैरक ये एक स्टाइल है जो कि, हाँ वेरी गुड, मैनर, जो हम किस में यूज करते हैं? लिटरेचर में। रोकोको,
ये भी एक वर्ड हो जाता है। बिहेवियर, बिहेवियर की मीनिंग टाइप कीजिए। बिहेवियर के लिए क्या क्या सिनोनिम्स आप यूज करेंगे? ठीक है, साइटेड, ओके, हाँ, एलिब्रेट, ठीक है। और बिहेवियर के लिए कंडक्ट, मैनर या एक्शंस के कॉन्टेक्स्ट में भी आप बिहेवियर यूज कर सकते हो। मैनर बोल सकते हो, एटीट्यूड बोल सकते हो और डी मैनर बोल सकते हो। ओके, डी मैन्योर, डी मैन्योर इसको प्रोनाउंस करेंगे। डी मैन्योर का मीन्स भी होता है बिहेवियर, कंडक्ट या मैनर। वेरी वेल डन, ठीक है। बेलिकॉज, बेलिकॉज क्या होता है? 30 वर्ड्स करेंगे, ठीक है। बेलिकॉज, फास्ट करते हैं थोड़ा। बेलिकॉज का मीन्स होता है वॉर लाइक, है ना, यानी कि जो लड़ने के लिए आतुर रहे। अदर सिनोनिम्स में क्या चूज करोगे आप? अदर सिनोनिम्स में क्या चूज करेंगे? बेलिकॉज या फिर वॉर लाइक या फिर बोल सकते हो एग्रेसिव, बेलिग्रेंट बोल सकते हो। ये वर्ड पूछा जाता है 1 वर्ड में, बेलिग्रेंट। बेलिग्रेंट भी किस कॉन्टेक्स्ट में यूज करते हैं? ठीक है, लड़ने को आतुर। हाँ ठीक है, ओके रुचि, प्रगति, ठीक है। हॉस्टाइल बोल सकते हो, वॉर लाइक और प्यूग्नेशियस। नोट डाउन दिस वर्ड, प्यूग्नेशियस यानी कि बेलिकॉस यानी कि वॉर लाइक। प्यूग्नेशियस का मीन्स भी होता है लड़ने को आतुर। ओके, हाँ, वेरी वेल डन रुचि, यू आर वेरी क्विक। वॉर लाइक, कैप्रिशियस, वेल डन प्रगति। ठीक है, ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट मीनिंग है ब्यूकोलिक। टाइप द सिनोनिम ऑफ ब्यूकोलिक। एग्रेसिव, होस्टाइल, ओके, ठीक है, ठीक है। थैंक्स राधे रानी, ठीक है। ब्यूकोलिक आपको पता है क्या होता है? रस्टिक या इडियलिक। हाँ, वेल डन रुचि। आर्केडियन, रूरल और क्या बोल सकते हो? रूरल, और इनसे अलग भी कोई मीनिंग अगर आपको पता है टाइप कर दो। वेरी गुड। वाइल्ड, वाइल्ड बोल सकते हो। हाँ, बर्निश, बर्निश मीन्स क्या होता है? बर्निश मीन्स होता है शाइन करना, ठीक है। ये वर्ड आपकी बुक से है, एसके अरोड़ा की। हाँ, पेस्टोरल, वेरी वेल डन विक्रांत, वेरी गुड। विलेजर्स बोल सकते हो। ओके, बर्निश मीन्स होता है शाइन करना या पॉलिश करना, ग्लोस करना या रिफर्बिश। ओके, रिफर्बिश मीन्स भी होता है शाइन करना। ओके, बफ, बफ भी शाइन करने के कॉन्टेक्स्ट में आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट वर्ड, कैकोफोनी। टाइप द सिनोनिम्स। ये इस वाले वर्ड के सिनोनिम्स आप ही टाइप करेंगे। कैकोफोनी, ठीक है। आर्केडियन, ठीक है, वेरी गुड रुचि। प्रोविंशियल, ब्यूटीफुल मीनिंग, प्रोविंशियल। यस, टाइप द सिनोनिम कैकोफोनी। वेल डन। ये होगा डिस्कॉर्डेंट और नॉइज, शोर शराबा, या और क्या बोलते हो? किस तरह की साउंड होती है ये? हार्श होती है ना, क्लेमर, काउस, है ना, शोर शराबे से भरी हुई। दिन, ओके, तो ये सभी वर्ड आप कैकोफोनी के कॉन्टेक्स्ट में यूज कर सकते हो। कैकोफोनी, CACOPHONY, डिस्कॉर्डेंट। ओके, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड कैजोल। हर एक एग्जाम में देखने को मिल जाएगा ये वर्ड कैजोल, किसी रूप में, या इसका कोई सिनोनिम। तो इसके जितने भी सिनोनिम है ना इस वर्ड से रिलेटेड, उनको सबको अच्छे से देख लेना। कैजोल, क्या मीनिंग होता है कैजोल का? अगर किसी को लर्न है तो लिख दो। टाइप द ऑल सिनोनिम्स ऑफ कैजोल। हाँ ठीक है, अनप्लेजेंट बोलोगे, हार्श साउंड बोलोगे, यस। क्लेमर, डिन, ठीक है, काउस, वेरी गुड रुचि। वेल डन रुचि। परसुएड, कॉक्स, वीडल, वू,
ये सभी कैजुअल के सिनोनिम हो जाएंगे। इस वर्ड के जितने भी सिनोनिम्स है ना, सब फिंगर टिप्स पे कर लो, कोई ना कोई आपको देखने को मिल जाएगा। सेड्यूस, ल्योर, एंटाइस करना, स्वीट टॉक करना, मीठी मीठी बातें करना, फुसलाने के लिए, वू करना, अर्ज करना, कॉक्स करना, परसुएट करना, या फिर कन्विंस भी आप लिख सकते हो, है ना। हाँ, वेल डन विक्रांत, कन्विंस भी लिख सकते हो। वू करना, अर्ज करना, कन्विंस करना। कैंडिड, कैंडिड मीन्स होता है, ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया था ये वाला वर्ड कैंडिड। कैंडिड का मीन्स होता है फ्रैंक, ठीक है। और आउट स्पोकन बोल सकते हो, ऑनेस्ट, फोर्थ कमिंग बोल सकते हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड, फोर्थ राइट, वोकल या डायरेक्ट, ठीक है। ये सभी आपके सिनोनिम हो जाएंगे कैंडिड के। कैंडिड मीन्स होता है फ्रैंक, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा 30, लास्ट वर्ड ऑफ दिस सीरीज बट नॉट द लीस्ट वर्ड, करकास। प्रीवियस ईयर में पूछा गया था करकास। इस वर्ड का मीन्स होता है, हाँ ये सभी को पता है, इजी वर्ड है, वेरी गुड, ठीक है। हाँ ठीक है प्रगति, बोल्ड, यस, फ्रैंक, ओके। करकास का मीन्स होता है डेड बॉडी, ओके, डेड बॉडी, डेड बॉडी, या क्या बोल सकते हो, कॉर्प्स, रिमेन्स, बोन्स, रिलिक्स। नोट डाउन दिस वर्ड, रिलिक्स। रिलिक्स का मीन्स भी किससे होता है, डेड बॉडी से। कैडेवर, कैडेवर यानी कि बचा कुचा। स्टिफ, कॉर्पस, एशेस या कॉर्स, ओके। ये सभी सिनोनिम्स, वेल डन रुचि, यू आर वेरी क्विक, ठीक है। ये सभी सिनोनिम्स आपके हो जाते हैं करकास यानी कि डेड बॉडी के। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, शेड्यूल चेक कर लेना, ठीक है। कल होगी, नहीं तो परसों तो होगी ही, शेड्यूल चेक कर लेना। मे बी मैं कल भी आने की कोशिश करूंगी, ओके, अगर रेडी हो जाती है मेरी पीपीटी वगैरह। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, एंड थैंक यू, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, इसी तरह से करते रहिए, अपनी स्टडी कंटिन्यू रखिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय, एंड एंजॉय योर हॉलीडे।